हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनिस्का ने सुजल से कहा कि वो विक्रांत को सिर्फ एक ही शर्त पर ठीक कर सकती है और वो ये है कि उसे विक्रांत को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और विक्रांत की शादी उससे करवानी होगी। फिर उसने एक दवाई की बोतल उसे दी और कहा कि वो इस बारे में सोचकर उसे बता दे। वहीं दूसरी तरफ सुजल को अभी भी सुदेश बिना उसकी मर्जी के ज़बरदस्ती परेशान कर रहा था और बार बार उसके करीब आ रहा था, जिसकी वजह से सुजल फिजिकली और मेंटली बहुत सफ़र कर रही थी। पर उसे अभी भी सिर्फ और सिर्फ मयूरी की ही चिंता हो रही थी। वो इस वक्त एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहाँ से बाहर जाने का उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगी तभी उसे बाथ टब में गर्म पानी भरा हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक ग्रीन कलर का जड़ी बूटियों वाला ऑयल डला हुआ था। उसकी स्मेल से उसके दिमाग को बहुत शांति मिल रही थी। सुजल उस टब में नहाने चली गई और कुछ ही देर में उसके शरीर को काफ़ी रिलीफ मिला। उसे ऐसा लग रहा था कि सुदेश खुद ये सारी दवाइयाँ बनाता है। पहले उसके गले की दवाई, फिर गार्डन में लगी वो जड़ी बूटियाँ और अब ये पानी में डालने वाला तेल। ये सब कुछ ऐसा था जैसे कोई जादू हो। सुजल इस बात से हैरान थी कि उसे तकलीफ़ देने वाला और दवा देने वाला इंसान एक ही था। वो नहाकर बाहर आ गई पर तभी उसके सामने सुदेश खड़ा था। उसे देखकर एक बार को तो वो डर गई, पर तभी उसे ऐसा लगा कि नींद में उसके करीब आने वाला इंसान सुदेश नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा इंसान जो खुद व्हील चेयर पर है वो उसके साथ वो सब नहीं कर सकता था। पर उन दोनों ही आदमियों के शरीर से एक ही परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। वो आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही सुदेश ने उसे बाहर चलकर उसे खाना खिलाने को कहा। वो उसके कहने पर बाहर आ गई। तभी सुजल ने देखा कि उस इंसान के हाथ बिल्कुल सॉफ्ट थे, जबकि जो इंसान व्हील चेयर पर बैठकर उसे चलाता था उसके हाथों पर उसके निशान बने जाने चाहिए थे, पर सुदेश के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सोचकर ही उसने उसे पूछा, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? पर उसके इस सवाल का सुदेश ने कोई जवाब नहीं दिया। सुजल फिर बोली, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो और तुम्हारे पैर भी, और घर की सफाई में तुम्हारी हेल्प कौन करता है? सुदेश ने स्माइल करते हुए कहा, किसने कहा मैं अकेला हूँ? तुम्हारे होश में आने से पहले ही मैंने अपने नौकर को छुट्टी दे दी। तुम घर के काम के साथ साथ और भी मेरे लिए बहुत कुछ कर देती हो, तो मुझे और किसी की क्या ज़रूरत है? उसकी बात सुन सुजल का मन तो कर रहा था कि वो अभी उसका गला दबा दे, पर वो शांत रही। तभी सुदेश ने कहा, चलो एक गेम खेलते हैं, उसमें तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो और मैं तुमसे कुछ भी। तब सुजल बोली, तुम इतने अमीर हो फिर भी तुमने मेरे साथ ही वो सब क्यों किया? इसके लिए तो तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती थी। उसकी बात सुन सुदेश बोला, क्योंकि तुम्हें बचाने के बाद जब मैं तुम्हारी दवाई बना रहा था तो उसमें गलती से नींद की दवाई ज़्यादा डल गई थी और उस वक्त मुझे भी थोड़ा नशा हो रखा था, इसलिए। वैसे तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। फिर अचानक उसने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सुजल बोली, नहीं, पर तुम हो कौन? फिलहाल मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और तुम्हारा? कहते कहते वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने पूछा कहते कहते वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद सुजल क्या कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं कर सकती थी। सुजल ने ना में अपना सर हिला दिया, पर उसकी ना सुन सुदेश गुस्से में वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा और सुदेश सुजल का इसी तरह फ़ायदा उठाता रहा। वो उसकी मर्जी के बिना उसके करीब जाता रहा। धीरे धीरे सुजल भी उसके बारे में जानने लगी थी। सुदेश में दवाइयों के लिए वही जुनून था जो उसके अंदर अपने काम को लेकर था। वो दिन भर अपने ही दवाइयों वाले काम में बिजी रहता था। जब भी वो उसे रात में परेशान करता था तो वो खुद ही उसे उन जड़ी बूटियों से ठीक भी कर देता था। सुदेश अक्सर खुद को अपने रूम में लॉक भी कर लेता था। अब एक महीना खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और इतने टाइम में सुजल को लगने लगा था कि सुदेश इतना भी बुरा इंसान नहीं था। तभी एक रात सुदेश अपने कमरे में लॉक हो गया। जब वो बाहर आया तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। सुजल उसका ध्यान रखने लगी। असल में सुदेश कुछ दिनों से कोई रिसर्च कर रहा था जिसमें उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, पर खुद पर ध्यान ना देने की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुहाना ने जिनिस्का की वो दवाई डॉक्टर को दिखाई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर इसे विक्रांत को लगातार दिया गया तो वो ठीक हो सकता है। पर उसने जिनिस्का के बारे में विक्रांत से कुछ नहीं कहा और सीधे उससे मिलने चली गई। वहां जाकर उसने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुम विक्रांत का ट्रीटमेंट करती हो तो मैं हमेशा के लिए विक्रांत से दूर चली जाऊंगी, पर मैं तुम्हारी शादी का कुछ नहीं कह सकती। जिनिस्का भी जानती थी कि अगर एक बार उसकी विक्रांत से शादी हो गई और उसने उसके बच्चे को जन्म दे दिया
तो विक्रांत की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। इसलिए उसने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। पर सुहाना को इस बात से मन ही मन बहुत दुख हुआ और वो रोते हुए बाहर आ गई। तभी वहां मयूरी की कार आकर रुकी। उसे ऐसे रोते हुए देख वो उसके पास गई और बोली, सुहाना क्या हुआ तुम्हें? क्या उस जिनिस्का ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? उसे जो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए वो अंदर जाने लगी। पर तभी सुहाना ने उसे रोकते हुए कहा, मयूरी जब तक विक्रांत ठीक है मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मयूरी बोली, सुहाना तुमने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है ना? अगर तुमने इस वक्त विक्रांत का साथ छोड़ दिया तो फिर तुम्हें दोबारा उसका साथ कभी नहीं मिल पाएगा। और फिर तुम्हारे बच्चे का क्या? सुहाना ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ मयूरी तुम क्या कहना चाहती हो, पर अगर विक्रांत की जान बच गई तो मेरे लिए उससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। मयूरी ये डिसीजन उसे खुद लेने देना चाहती थी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। उसे सुहाना की फिक्र थी, इसलिए वो खुद उसे हॉस्पिटल तक छोड़ने गई। तभी वहां मेहुल की आवाज़ आई, विक्रांत सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। उसकी बात सुन मयूरी और सुहाना दोनों विक्रांत के वार्ड में चले गए। विक्रांत सुहाना को ही ढूंढने के लिए बाहर जा रहा था। जब उसने सुहाना को वहां देखा तो उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, सुहाना तुम कहाँ चली गई थी? सुहाना बहाने बनाने लगी। उसने अपनी नज़रें चुराते हुए उसे कहा, विक्रांत तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो? मैं यहाँ बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं बस मयूरी के साथ बाहर टहलने चली गई थी। विक्रांत ने गुस्से में कहा, इनफ, अब नहाते मत, बहाने मत बनाओ। मुझे पता है तुम जिनिस्का से मिलने गई थी। विक्रांत ने सुहाना के पीछे से मेहुल से इस बारे में सब कुछ पूछ लिया था। उसने कहा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरे पास कितना टाइम और बचा है, पर जहाँ मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़े उससे अच्छा मैं तुम्हारी बाहों में मर जाना पसंद करूँगा। फिर उसने उसे जिनिस्का को कॉल करके उसी वक्त डील कैंसिल करने को कहा और उसकी जिद के आगे सुहाना को भी हार माननी पड़ी। उसने जिनिस्का को कॉल कर उसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया। पर इन सबसे जिनिस्का बहुत गुस्से में आ गई थी। वो उसे कुछ भी बोले जा रही थी। तुम कुछ दिन भले ही अपना मन बहला लो, पर क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही इसलिए तुम्हें विक्रांत को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। पर डोंट वरी, विक्रांत के मरने के बाद मैं तुम्हें उसकी अर्थी पर रोते हुए देखने जरूर आऊँगी। उसकी बातों ने सुहाना के दिल को कचोट कर रख दिया। सुहाना बस फ़ोन रखने ही वाली थी कि तभी वहाँ आहान आ गया। उसने जिनिस्का की जहरीली बातें सुन ली थी। उसने फ़ोन के पास आकर अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, जिनिस्का, मुझे ये तो नहीं पता कि सुहाना का क्या हाल होने वाला है, पर जिस तरह से तुम बात कर रही हो आई एम श्योर तुम्हारे बॉस के वापस आते ही विक्रांत से पहले तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओगी। उसकी बात सुन जिनिस्का ने गुस्सा करते हुए पर थोड़ा घबराते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और कौन हो तुम? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं वो हूँ जो एक सेकंड में सारी बाजी पलट देता है। उसकी बात सुन जिनिस्का एकदम चुप हो गई और उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। फिर आहान ने विक्रांत और सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें एक दूसरे से अलग होने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी अभी वर्धन से इन्फॉर्मेशन मिली है कि उस स्पेशल दवाई को बनाने वाला इंसान जिनिस्का का बॉस है और वो कल ही शहर में वापस आ रहा है। जो भी लोग उसे जानते हैं वो उसे डेविल कहकर बुलाते हैं। उसका रियल नेम शायद ही किसी को पता हो। उस स्पेशल दवाई बनाने वाले डॉक्टर का नाम सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए थे कि वो विक्रांत की जान बचाने के लिए आ रहा है या उसकी जान लेने, क्योंकि उसका नाम डेविल था। फिर आहान ने वहाँ चुपचाप खड़ी मयूरी का हाथ पकड़ा और उसके साथ जाकर काउच पर बैठ गया। वो उसे इस बारे में सब कुछ बताते हुए कहने लगा, एक्चुअली विक्रांत को दवा बेचने वाली इंसान तो जिनिस्का ही थी, पर मुझे डाउट था कि वो उस दवाई को नहीं बना सकती, इसलिए मैंने वर्धन को जिनिस्का के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को कहा था। कुछ साल पहले जिनिस्का फॉरेन जाकर सेटल हो गई थी और उसके बाद उसने कभी भी अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की, पर फिर वो अचानक वापस आ गई और उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगी। बहुत से लोगों ने उसे ये भी कहते हुए सुना था कि उसके पास बहुत पैसा है और उसके पीछे एक बहुत बड़े आदमी का हाथ है। फिर आहान ने रिया को एक फाइल विक्रांत को देने का इशारा किया। आहान ने उस फाइल की तरफ देखते हुए फिर कहा, इस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन है। जब वर्धन ने मेरे कहने पर जिनिस्का के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि ऐसी स्पेशल दवाई बनाने वाली फैमिली में कुछ सालों पहले एक बहुत खतरनाक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर एसके था। वैसे तो डॉक्टर एसके एक सिरफिरा डॉक्टर था, पर मेडिकल साइंस में उसका टैलेंट कमाल का था। पर उसके दिमाग में एक सनक थी, वो जिस इंसान का ट्रीटमेंट करता था वो उसके पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद उसकी जान ले लेता था, इसलिए लोग उसे ट्रीटमेंट लेने से डरते थे। डॉक्टर एसके के बाद किसी को भी उस स्पेशल दवाई बनाने वाली फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर मर चुका है
पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर एसके को कोई लड़की मिल गई थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके साथ दुनिया घूमने निकल गया था। उस शैतान डॉक्टर के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं। फिर काफ़ी टाइम बाद एक और डॉक्टर आया जो खुद को डॉक्टर एसके का वारिस बताता है। उसका नाम डेविल है। कहा जाता है कि डेविल अलग अलग तरह की चमत्कारी दवाइयाँ ईजाद करने में माहिर है, पर उसकी दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि उसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। या कहूँ, अमीर से अमीर लोगों के लिए भी उससे ट्रीटमेंट करवाना ईजी नहीं है। सब अहान की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी उसकी बात आगे बढ़ाते हुए रिया बोली, हाँ, और ये भी कहा जाता है कि डेविल सिर्फ उसी का ट्रीटमेंट करता है जिसकी लाइफ बहुत कम बची हो। वो अकेले ही किसी सुनसान आइलैंड पर रहता है। अपनी दवाइयों को बेचने के लिए उसने बहुत से लोगों को काम पर रखा हुआ है। विक्रांत के पास भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था और उसका ट्रीटमेंट इस वक्त सिर्फ डेविल ही कर सकता था। सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद सुहाना बोली, तुम्हारा मतलब अगर हम उस इंसान को ढूंढ ले तो वो विक्रांत की जान बचा सकता है? उसकी बात सुन अहान ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, तुमने सही समझा। तभी सुहाना ने टेंशन लेते हुए कहा, पर जिनिस्का तो डेविल के लिए काम करती है, तो क्या डेविल हमारी हेल्प करेगा? इस पर अहान ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर वो हमारी हेल्प नहीं करेगा तो वो जिनिस्का को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। जो भी डेविल के लिए काम करते थे उन्हें उसके रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ता था। उसमें से एक रूल ये भी था कि डेविल की बनाई हुई दवाई को कोई भी गलत काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता था। और जिनिस्का ने जो भी विक्रांत के साथ किया उस बारे में उसने डेविल को नहीं बताया था, और उसके इस शहर में वापस आने का मतलब है कि उसे जिनिस्का की इस हरकत का पता लग गया है। तभी अहान ने कहा, मैंने अपने आदमियों को शहर के अंदर आने वाले हर रास्ते पर नज़र रखने के लिए कह दिया है। जैसे ही मुझे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। उसकी बात सुन विक्रांत और सुहाना थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर विक्रांत ने अहान को गले लगा लिया। उसने अचानक सुहाना से कहा, सुहाना, मुझे एक बेटा चाहिए। उसकी बात सुनकर सुहाना के साथ अहान और मयूरी भी उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि विक्रांत को हमेशा से ही परी जैसी एक प्यारी सी बेटी चाहिए थी, तो फिर उसे अचानक से एक बेटे की याद कहाँ से आ गई। तभी विक्रांत अजीब तरीके से हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी अहान की बेटी परी से करवाना चाहता हूँ। अहान, अब तुम्हें अपनी बेटी से 4 साल छोटा दामाद मिलेगा। उसकी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आज काफ़ी टाइम बाद उन सब के चेहरे पर स्माइल आई थी। वहीं अपने वादे के मुताबिक सुदेश सुजल को शिप के जरिए उसके शहर ले जा रहा था। सुजल को भी अब सुदेश की परवाह होने लगी थी, इसलिए वो कभी उसका ध्यान रखती थी तो कभी उसके लिए खाना बनाती थी। अनजाने में ही सही, पर वो उसे पसंद करने लगी थी। भले ही उसने उसे फिजिकली परेशान किया हो, पर वो उसका दिल से ध्यान भी रखता था। तभी वहाँ सुदेश का असिस्टेंट आकर धीरे से बोला, सर, इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिस्टर अहान रायजादा आपसे मिलना चाहते हैं। उसने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, अहान रायजादा? वो उसके बारे में पहले से ही जानता था। सुदेश को अहान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे उसकी दुल्हन में इंटरेस्ट ज़रूर था, जो उसे शादी वाले दिन ही छोड़कर भाग गई थी। वो बस एक बार उस लड़की को देखना चाहता था जिसने अहान रायजादा के साथ ऐसा करने की हिम्मत की थी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मैंने तुम्हें मयूरी नाम की एक लड़की का पता लगाने के लिए कहा था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता लगा? सुदेश को नहीं पता था कि मयूरी ही अहान रायजादा की दुल्हन थी। असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, सर, इस नाम की बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए इस बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। उसकी बात सुन सुदेश ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अब हमेशा सुजल के साथ ही रहूंगा, तो एक ना एक दिन मयूरी से भी मिल ही लूंगा। शिप पर इस वक्त सुदेश के बहुत सारे आदमी थे। सुजल भी वहां जाकर बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। मैंने सुना है दुल्हन के भाग जाने के बाद भी अहान रायजादा बिल्कुल नाराज नहीं हुआ और उनकी शादी भी कैंसिल नहीं हुई। पता नहीं वो लड़की कौन है जिसने अहान रायजादा और उसकी बाप पर अपना जादू कर दिया है, इसलिए तो लोग हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर सुजल को समझ आया कि मयूरी अपनी शादी से भाग गई थी। उसे पता था कि ज़रूर कोई बड़ी वजह ही रही होगी, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। तभी उनमें से एक आदमी ने फिर कहा, मैंने सुना है अहान रायजादा एक लड़की के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था। शायद वो लड़की वही थी जिससे अहान रायजादा की शादी होने वाली थी। शायद वो लड़की प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन दोनों की शादी कैंसिल नहीं हुई। उसकी बात सुन सुजल डर गई। 4 साल पहले वो खुद मयूरी को त्रिपाठी फैमिली से बचाकर सूरत लेकर आई थी। आग में जलने की वजह से मयूरी के शरीर पर काफ़ी घाव हो गए थे। तभी मयूरी ने परी को जन्म दिया था और फिर वो कोमा में चली गई थी। सुजल ने खुद उसकी सर्जरी में असिस्ट किया था, पर अगर मयूरी दोबारा माँ बनती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सोचकर उसने तुरंत वहाँ मौजूद लोगों से पूछा, क्या आपके पास फ़ोन है?
वो लोग सुदेश के ऑर्डर के बिना उसे फ़ोन नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। सुजल निराश हो गई, पर तभी वहाँ सुदेश आया और उसने सुहाना को फ़ोन दे दिया। सुजल को इस वक्त सिर्फ मयूरी की फिक्र थी। 4 साल पहले वो मयूरी को मौत के मुंह से बचाकर सूरत इसलिए लाई थी ताकि वो उसे और उसकी बच्ची को आहान की हिफाजत में छोड़ सके। पर जैसे ही वो मयूरी को फ़ोन करने लगी, उसने देखा फ़ोन पासवर्ड मांग रहा था। ये देखकर वो सुदेश को कोसने लगी, पर सुदेश हर वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। सुजल ने जब से जन्म लिया था तब से ही उसकी लाइफ का फैसला हो चुका था कि उसे त्रिपाठी फैमिली की बेटी मयूरी को हर मुसीबत से बचा कर रखना होगा। बचपन से ही वो मयूरी के साथ बड़ी हुई, पर उसे हमेशा से ही एक परछाई की तरह छिप कर रहना पड़ता था। सुजल मयूरी की सीक्रेट गार्ड थी, पर ज़रूरत पड़ने पर मयूरी भी सुजल को बचाने की कोशिश करती थी। अगर सुजल अपनी फैमिली के सीक्रेट मिशन का हिस्सा ना भी होती तब भी वो मयूरी के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे सकती थी। सुजल अक्सर सोचती थी कि उसे मयूरी को उसके पास्ट के बारे में बता देना चाहिए, पर उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ में आहान के साथ खुश देखकर उसने फैसला किया था कि वो चुपचाप इसी तरह उसे प्रोटेक्ट करेगी। तभी उसने सुदेश से पूछा, हम लोग तो कल रात को ही सूरत पहुंचने वाले थे ना, तो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? इस पर सुदेश ने कहा, हमें कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। उसकी बात सुनकर सुजल को लगा कि शायद त्रिपाठी फैमिली के लोगों को उसके बारे में पता लग गया है और इसलिए वो अब उसे और सुदेश को भी मारना चाहते हैं। ये सोचकर उसने घबराते हुए कहा, तुम मुझे शहर के करीब कहीं छोड़ दो। अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो तुम मुझे पहचानने से भी मना कर देना, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। सुदेश ने हैरानी से उससे कहा, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? पर सुजल ने कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ सुदेश का असिस्टेंट आया और बोला, सर जिनिष्का के बारे में ये पता लगा है कि उसी ने हमारी लोकेशन की खबर किसी को दी है, अब हम क्या करें? यह सुनकर सुदेश ने उससे धीरे से कुछ कहा और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब सुदेश ने उसे बुलाकर जिनिष्का के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो और उसकी फैमिली के सभी लोग कहीं छिप गए हैं और उनका कहीं पता नहीं लग रहा है। सुदेश ही डेविल था और जिसने भी आज तक उसके बनाए रूल्स को तोड़ने की कोशिश की थी उसका मरना पक्का था। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे विक्रांत और जिनिष्का की दवाई वाली बात बताई। उसने कहा, विक्रांत किसी और लड़की से प्यार करता है, इसलिए जिनिष्का को उससे नफरत हो गई है और इसलिए उसने उसे वो दवाई दी थी, पर अब वो उसे दवाई के बदले बहुत कुछ मांग रही है। जिनिष्का ने अपने काम के लिए डेविल का नाम खराब कर दिया था, अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता था। तभी असिस्टेंट फिर से बोला, अगर विक्रांत को वो स्पेशल दवाई नहीं मिली तो उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है और शायद आहान रायजादा भी आपसे इसलिए मिलना चाहता है। वो विक्रांत शाह का काफ़ी अच्छा दोस्त है, पर डेविल एक अलग ही किस्म का इंसान था। वो सिर्फ उसी की जान बचाता था जिसकी जान वो बचाना चाहता था। सारी बातें सुनने के बाद उसने बस इतना कहा, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, और फिर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सुहाना हॉस्पिटल में विक्रांत के पास ही बैठी थी। आहान और मयूरी भी वहीं काउच पर बैठे कुछ बात कर रहे थे। तभी रिया आई और अब उसने दवा की एक छोटी बोतल आहान को देते हुए कहा, बॉस पता लगा है कि डेविल ने अपनी शिप शहर से बहुत पहले ही समुद्र के किनारे पर रोक ली है। उसने हमसे मिलने के लिए भी मना कर दिया है और अपने आदमियों के हाथ ये दवाई भेजी है। उसने कहा है कि विक्रांत की ज़िंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं है। डेविल ने जो दवाई भेजी थी वो जिनिष्का की करतूतों की भरपाई थी। रिया की बात सुन सुहाना परेशान होते हुए बोली, मतलब वो विक्रांत की मदद नहीं करना चाहता? वो जितना कहेगा हम उसे उतना पैसा देंगे। इस पर रिया बोली, मैम जहाँ तक मुझे लगता है ये मैटर पैसों से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उसके पास तो इतने पैसे हैं कि उसे पूरे शहर की दौलत भी उसके सामने कम पड़ जाए। वो सच में बहुत ही सनकी इंसान है। उसकी तरफ से भले ही किसी की जान चली जाए, पर अगर वो किसी की जान नहीं बचाना चाहता तो कभी नहीं बचाएगा। वहीं जब आहान को समझ आया कि डेविल को ऑलरेडी पता लग गया है कि वो उससे सिर्फ विक्रांत की वजह से मिलना चाहता था, तो ये सोचकर आहान बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इस शहर में ऐसा कोई नहीं था जो ये बता सके कि आहान रायजादा के मन में क्या चल रहा है और वो आगे क्या करने वाला है। आहान ने सोचा कि वो इस शहर में इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि अगर वो यहाँ आया तो वो उससे छिप कर नहीं रह पाएगा, इसलिए वो बाहरी समंदर किनारे रुक गया। इसके अलावा आहान को एक बात का डर और था, डेविल मेडिकल में बहुत अच्छा था और खुद ही सारी दवाइयाँ बनाता था। अगर आहान उसे विक्रांत की हेल्प करने के लिए फोर्स करता तो हो सकता था कि वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं उसे गलत दवाई न दे दे। वहीं रिया की बात सुनकर सुहाना बस रोए जा रही थी। तभी उसकी नज़र मयूरी पर पड़ी, जो चुपचाप एक कोने में बैठी थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे ऐसे देख सुहाना बोली, मयूरी तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? मयूरी बोली, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ
कि विक्रांत की तबीयत की वजह से तुम खुद पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रही हो, और मुझे लगता है कि उस डेविल की ज़िंदगी में कोई तो ऐसा है जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहता है। इसलिए हमें अपना टारगेट बदलना होगा और उस इंसान का पता लगाना होगा। मयूरी की बात सुनकर रिया ने कहा, बहुत कम लोग ही डेविल के बारे में जानते हैं। मैंने भी सुना है कि वो एक आइलैंड पर रहता है, उसके असिस्टेंट के अलावा उसके पास कोई नहीं जा सकता। पर अगले ही सेकंड वो कुछ सोचते हुए बोली, पर शायद आपका कहना भी ठीक है। मैंने सुना है कि डेविल के पास एक लड़की देखी गई है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो डेविल की गर्लफ्रेंड है। पर लोग ये भी कहते हैं कि वो उससे नफरत करता है और उसे बहुत काम करवाता है। पर एक बात कंफर्म है, आज से पहले डेविल जब भी ट्रैवल करता था तो उसके साथ कोई लड़की नहीं होती थी। ये सुनते ही मयूरी की आंखें चमक गई। वो तुरंत बोली, अगर डेविल के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है तो उस लड़की के बारे में पता लगाओ। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसकी क्या कमजोरी है, सब पता लगाने की कोशिश करो। तभी सुहाना बोली, पर अगर डेविल उससे इतना काम करवाता है तो वो उसे पसंद कैसे कर सकता है। उसकी बात सुन मयूरी धीरे से आहान की तरफ देखते हुए बोली, तुम इन लड़कों को नहीं जानती, इनके दिल में क्या चलता रहता है कोई नहीं जान सकता, और हर कोई विक्रांत जैसा भी नहीं होता। वो तो तुम्हें बिल्कुल किसी प्रिंसेस जैसे रखता है। उसने आगे कहा, पहले जब कोई मुझसे प्यार करता था तो वो भी मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उस वक्त उसके मुंह से निकला हर शब्द मुझे कड़वा ही लगता था। हो सकता है कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाकर खुद को सही साबित करना चाहता हो, पर मुझे तो उसके गुस्से में हमेशा अकड़ ही दिखाई देती थी। मयूरी ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, ठीक है ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए कि आपके पास उस डेविल से मिलने का कोई आइडिया है या नहीं। अगर डेविल जेनिस्का को ढूंढने यहाँ आया है तो हमें बस एक काम करना है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मयूरी बोली, आपका मतलब हमें डेविल से पहले जेनिस्का को ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर हान ने स्माइल करते हुए कहा, राइट, अगर जेनिस्का हमारे पास होगी तो डेविल को हर हाल में हमसे मिलना ही होगा। फिर उसने अपने सभी आदमियों को इस काम पर लगा दिया और वो लोग जेनिस्का को हर जगह ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें जेनिस्का मिल भी गई, पर उस वक्त वो खुद को बहुत बुरी हालत में भिखारियों के बीच छिपा कर बैठी थी। उसे लगा था कि वो लोग डेविल के आदमी हैं, पर जब उसे पता लगा कि वो लोग आहान रायजादा के आदमी हैं तो वो खुद उनसे भीख मांगने लगी कि वो उसे वहां से बचाकर अपने साथ ले जाएं। वहीं दूसरी तरफ सुदेश को उसका असिस्टेंट रिपोर्ट दे रहा था, सर जेनिस्का का पता तो लग गया है, पर आहान रायजादा के आदमी उसे पहले ही अपने साथ ले जा चुके हैं। किसी विक्रांत नाम के आदमी के ट्रीटमेंट और दवाई खरीदने के सिलसिले में डेविल से मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर सुदेश ने गुस्से से कहा, फिर से आहान रायजादा। पर जैसे ही उसने सुजल को वहां देखा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। सुजल ने उससे पूछा, क्या तुम किसी से स्पेशल दवाई बेचने के बारे में बात कर रहे हो। यह सुनकर सुदेश ने स्माइल करते हुए सुजल से ही पूछा कि उसे आहान को दवा बेचनी चाहिए या नहीं। असिस्टेंट ये देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि डेविल अपनी मर्जी का मालिक था और वो वही करता था जो उसका मन करता था। जब सुजल ने कहा कि उसे उस इंसान की जान बचानी चाहिए तो उसने बदले में उसे किस करने को कहा, पर सुजल उसे मना करती उससे पहले ही वो बोला, मेरी दवाई के अलावा उस इंसान को दुनिया की कोई दवाई नहीं बचा सकती। क्या आप भी तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहती। क्योंकि सुजल एक नर्स थी, इसलिए उस इंसान की जान बचाना चाहती थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो जिस इंसान की बात कर रहा था वो विक्रांत है। तभी सुदेश ने उसके लिप्स पर किस कर दिया। सुजल ये देखकर हैरान रह गई। तभी सुदेश ने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, उस आदमी से कहो कि वो जेनिस्का को मुझे सौंप दे। मैं वादा करता हूँ मैं उसे एक बार जरूर मिलूंगा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। सुजल भी मुँह का देख कर वहीं पास में लगी एक और स्पीड बोट में जंप करके बैठ गई और सुदेश से बोली, थैंक यू सुदेश, पर अब मुझे जाना होगा, बाय। सुजल ने चुपके से स्पीड बोट की की और कुछ पैसे असिस्टेंट की जेब से निकाल लिए थे। सुदेश ने जब सुजल को चिल्लाकर रोकने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके बाकी के आदमी वहां इकट्ठा हो गए। जैसे ही असिस्टेंट ने सुजल को उस बोट में जाते हुए देखा उसने चिल्लाते हुए कहा, सुजल मैडम रुक जाइए, सारी स्पीड बोट में पासवर्ड लगे हैं। अगर आपने उसमें पासवर्ड नहीं डाला तो सिर्फ की रेंज से बाहर जाते ही स्पीड बोट ब्लास्ट हो जाएगी। पर सुजल ने किसी की बात नहीं मानी और वहां से चली गई। सुदेश ने अपनी असिस्टेंट से कहकर कंट्रोल रूम में जाकर उस पासवर्ड को डालने को कहा ताकि सुजल को कोई चोट न पहुंचे, और फिर उसने कुछ आदमियों को सुजल के पीछे जाने को कहा। फिर वो खुद भी उसे व्हील चेयर से खड़ा हो गया और वाटर स्कूटर लेकर सुजल के पीछे चला गया। वो सुजल को खुद से दूर भी कहीं नहीं जाने देना चाहता था। वहीं सुजल को भी सुदेश से दूर जाकर बहुत बुरा लग रहा था। सुजल उसके आदमियों को पीछे छोड़कर बस आगे बढ़ती जा रही थी,
पर जब उसकी नज़र सुदेश की वाटर स्कूटर पर गई तो वो उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। जब सुदेश उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसने इस बारे में गुस्से से उससे पूछा। तब सुदेश ने उसे बताया, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम है। जो समझा तुमने खुद से समझा। सुजल बस उसे ही देखे जा रही थी। वहीं सुदेश को उसकी यही बात सबसे अच्छी लगी थी कि वो उससे कभी नहीं डरी, इसलिए वो उससे प्यार करने लगा था। पर सुजल को इस वक्त सिर्फ मयूरी की फिक्र थी। तभी सुदेश ने उसकी गर्दन पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। शिप पर जाने के बाद सुदेश ने सुजल की ड्रेस चेंज कर उसे सर्दी से बचने की दवा पिला दी, पर सुजल बेहोशी की हालत में भी मयूरी का ही नाम ले रही थी। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आकर बोला, सर हमने पता लगाया है कि हान रायजादा के अलावा हम पर त्रिपाठी फैमिली के कुछ लोग भी नजर रखे हुए हैं। उसकी बात सुनकर सुदेश हैरान हो गया। क्या त्रिपाठी फैमिली? सुदेश त्रिपाठी फैमिली के बारे में पहले से ही जानता था, क्योंकि उसकी फैमिली का कनेक्शन पहले से ही उस फैमिली से जुड़ा हुआ था, पर उसने कभी भी उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखा था। तो फिर वो आज उसका रास्ता क्यों रोक रहे थे, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, जो भी सबसे सेफ रास्ता है उसे रास्ते से शिप को किनारे लेकर चलो और पता लगाओ कि त्रिपाठी फैमिली हमसे क्या चाहती है। उसके ऑर्डर देने के कुछ देर बाद ही शिप शहर के किनारे पहुंच गई। वहीं जैसे ही आहान को इस बारे में पता लगा कि डेविल उनसे मिलने को तैयार हो गया है, तो वो लोग भी तुरंत वहां पहुंच गए। मीटिंग का टाइम फिक्स किया गया। डेविल ने उन्हें अपनी शिप पर ही बुलाया था। हालांकि उसने उनके सामने ये चैलेंज भी रखा कि अगर आहान और मयूरी उसे 1 घंटे में विक्रांत की हेल्प करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाए तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा और उन्हें जिनिस्का को भी उसे सौंपना होगा। वहीं मयूरी ने आहान से कहा, आहान आपका प्लान काम कर गया। फाइनली डेविल हमसे मिलने के लिए तैयार हो गया है, पर हमें अभी तक ये नहीं पता लगा कि उसके साथ वो लड़की कौन है। अब हम डेविल को कैसे मनाएंगे? उसकी बात सुनकर आहान ने शांत होते हुए कहा, यह बात तो हमें अब यहाँ आकर ही पता लगेगी। देखते हैं वहाँ क्या होता है। आहान इस वक्त डेविल से मिलने मयूरी के साथ उसकी बताई जगह पर आया था। जब आहान और मयूरी शिप के अंदर गए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि शिप बिल्कुल किसी महल की तरह थी और बहुत ही लग्जरियस भी। जैसे ही आहान ने वहाँ चारों तरफ खड़े बॉडीगार्ड्स को देखा तो उसने मयूरी को खींचकर अपने करीब कर लिया और धीरे से उसे कहा, डेविल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जिस तरह से यहाँ बॉडीगार्ड खड़े हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अगर यहाँ किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मयूरी ने उसकी बात सुनकर कहा कि वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर वो इधर उधर नज़र घुमाकर उस लड़की को ढूंढने लगी जिसे डेविल परेशान करता था, पर फिर भी उससे प्यार करने का दावा करता था। पर वहाँ उसे इस वक्त सिर्फ गार्ड्स ही गार्ड्स दिखाई दे रहे थे, उनके अलावा और कोई नहीं। तभी एक गार्ड सामने से आया और बोला, मिस्टर आहान रायजादा, आप प्लीज़ इस तरफ आइए। आहान ने मयूरी का हाथ कसकर पकड़ा और उसके पीछे जाने लगा। तभी उस गार्ड ने कहा, आप दोनों प्लीज़ यहाँ वेट कीजिए, सर अभी बस आते ही होंगे। इस वक्त वहाँ आहान और मयूरी के साथ रिया भी थी। तभी मयूरी ने आहान से मजाक करते हुए कहा, देखने से तो लगता है कि यहाँ बहुत सारे रूम्स होंगे, पर इनमें से डेविल का रूम कौन सा है? तभी उसने अपने सामने रखी चाय उठाई और उसकी स्मेल लेते हुए बोली, ये चाय कुछ अलग है, मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी। आहान ने तुरंत उसके हाथ से चाय का कप लिया और उसकी स्मेल सूंघने लगा। पर तभी मयूरी ने उसके हाथ से चाय का कप वापस लेते हुए कहा, आपको सिर्फ रेड वाइन की ही पहचान है आहान, चाय की खुशबू आप नहीं पहचान पाएंगे। पर अगर यहाँ सुजल होती तो वो तुरंत पहचान जाती कि ये कौन सी चाय है। इतना कहकर वो जैसे ही चाय पीने लगी, आहान ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तब मयूरी को लगा शायद वो उसे ये इसलिए कह रहा है कि उसमें जहर हो सकता है, इसलिए उसने तुरंत चाय का कप नीचे रख दिया। पर उसे उस चाय की स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और आहान से बोली, आहान क्या सच में मैं ये चाय नहीं पी सकती? आहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, पी सकती हो, पर पहले ये कहो कि मैं सुजल से ज़्यादा अच्छा हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई। उसने उसे वो चाय पीने इसलिए नहीं रोका था क्योंकि उसमें जहर हो सकता था, बल्कि इसलिए रोका था क्योंकि उसने सुजल की तारीफ कर दी थी, जिससे उससे जलन हो रही थी। उसकी बात सुनकर मयूरी अपने मन में बोली, यह आदमी बिल्कुल एक बच्चा है, कभी बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ मेरी सुजल कब से गायब है, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। पर आहान मुझे हिम्मत देने की जगह उल्टा सुजल से ही जेलस हो रहे हैं, वायडो। फिर वो चाय उठाकर पीने लगी। सच में उसे चाय में ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जिसे पीकर दिल और दिमाग को बहुत शांति मिलती थी। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि जब उसकी एक कप चाय में इतना जादू है तो उसकी दवाई तो विक्रांत को बिल्कुल ठीक कर सकती है। तभी उसे ख्याल आया और वो रिया से बोली, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, पर तुम तो जा सकती हो। कोई पूछे तो कह देना कि आहान ने तुम्हें कोई काम दिया है और
तब तक तुम बाहर उस लड़की को देखने की कोशिश करो और उसका पता लगाने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर रिया तुरंत वहाँ से चली गई। करीब 10 मिनट बाद वहाँ डेविल व्हील चेयर पर आया। उसकी पर्सनालिटी देखकर मयूरी के साथ आहान भी दंग रह गया था। उसके सिल्वर ग्रे बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसके बालों के जैसे ही उसकी आंखें भी सिल्वर कलर की थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देख मयूरी के मुंह से धीरे से निकला, सो हैंडसम। पर जैसे ही उसे आहान का ख्याल आया, उसने अपना मुंह तुरंत बंद कर लिया। मयूरी ने आज तक आहान से ज़्यादा हैंडसम लड़का नहीं देखा था, पर डेविल भी उसे आहान से कुछ कम नहीं लग रहा था। पर आहान और मयूरी उसे व्हील चेयर पर देखकर हैरान थे। जब डेविल की नज़र वहाँ रखे चाय के खाली कप पर गई तो वो स्माइल करने लगा और बोला, क्या आप लोगों को डर नहीं लगा कि चाय में जहर भी हो सकता है? उसकी बात सुनकर मयूरी ने बिना डरे कहा, क्या जहर? मैंने तो ये भी अभी अभी पी है, पर मुझे भी तो सब ठीक लगा। जब डेविल ने उसे बिना किसी डर के बात करते हुए देखा तो उसने स्माइल करते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि मिस्टर आहान रायजादा आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। पर इससे पहले कि मयूरी उसे थैंक यू कह पाती, आहान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, सी इज़ माई वाइफ मयूरी। जैसे ही डेविल ने मयूरी का नाम सुनकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो ये नाम सुजल के मुंह से काफ़ी बार सुन चुका था। फिर उसने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा, आप लोग यहाँ किसी की जान बचाने आए हैं, पर मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ? इतना कहकर वो मयूरी को देखने लगा। उसके दिमाग में अभी भी बस यही बात घूम रही थी कि क्या मयूरी सुजल को जानती है। पर उसके दिमाग में यह भी बात आ रही थी कि उसके आदमी मयूरी को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये वही मयूरी हो जिसे सुजल जानती थी। वहीं उसकी बात सुनकर मयूरी बोली, अगर जिनिस्का ने विक्रांत को वो दवाई ना दी होती तो विक्रांत की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। हालांकि आपने जो दवाई भेजी थी उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए हैं, पर अभी भी विक्रांत की कंडीशन ठीक नहीं है। जिनिस्का आपके लिए काम करती है, और अगर आपका कोई भी आदमी कुछ गलत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ फ्री में कीजिए। आप उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें जो भी अमाउंट बोलेंगे हम पे कर देंगे, और हम लोग जिनिस्का को भी आपको सौंप देंगे। उसकी बात सुनकर डेविल बोला, पर अगर मैं नहीं माना तो? डेविल का असिस्टेंट वहीं खड़ा मयूरी को हैरानी से देख रहा था। जिस तरह मयूरी बात कर रही थी उस तरह तो डेविल उसकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला था। डेविल सिर्फ उसी इंसान की हेल्प करता था जो उससे बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत से बात करता था। उसकी बात सुनकर मयूरी बोली, आपको राजी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी शर्तें बदल कर दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। अब चाय भी पीजिए और रिलैक्स हो जाइए। कुछ सेकंड रुक कर वो फिर बोली, वैसे आजकल मेडिकल फील्ड में बहुत से हैंडसम लोग आते जा रहे हैं। आप सच में बहुत हैंडसम हैं, और आपकी स्किन तो मुझसे भी ज़्यादा ग्लो कर रही है। आज तक मैं जितने भी लड़कों से मिली हूँ उसमें आप सेकंड नंबर के सबसे हैंडसम लड़के हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर तो अभी भी मेरे हस्बैंड ही है। कहते वो आहान की तरफ देखने लगी। डेविल उसकी बात करने का स्टाइल देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि मयूरी अभी तो उसके कैसे कड़क आवाज़ में बात कर रही थी, पर अब अचानक वो उससे इतना मीठा बोल रही थी। उसकी बात सुनकर डेविल बोला, जिनिस्का के अलावा आप लोगों के पास मुझसे बात करने के लिए और क्या है? अगर डेविल को जिनिस्का को मारने और सुजल को वहाँ से दूर ले जाने की जल्दी नहीं होती तो वो आहान और मयूरी से मिलने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वो जानता था कि त्रिपाठी फैमिली के लोग सुजल को ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, इसलिए वो उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहता था। डेविल सिर्फ आहान और मयूरी को दिए अपने 1 घंटे को पूरा होने का वेट कर रहा था। तभी मयूरी बोली, एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही डेविल बोला, लोग मुझे डेविल कहते हैं। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ जो सबकी जान बचाता रहूँगा, बल्कि मैं तो लोगों की जान ले लेता हूँ। इसलिए मुझसे किसी की जान बचाने की उम्मीद मत कीजिए। उसने उससे कहा, अगर आप विक्रांत की जान बचाएंगे तो हम आपकी कोई भी एक बात पूरी करने का वादा कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर इन फ्यूचर अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई दिन आता है तो वो वादा आपके काम आ सकता है। ये बात हर किसी को पता थी कि आहान रायजादा के वादे की बहुत वैल्यू है, पर मयूरी की बात सुनकर डेविल उसे गुस्से से देखकर जैसे वो उसे मना करने वाला था, पर तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। ये देखकर डेविल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, पर तभी मयूरी ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या मैं ये कॉल ले सकती हूँ प्लीज़? ये सच में बहुत अर्जेंट है। इतना कहकर उसने बिना डेविल की बात सुने फ़ोन उठा लिया और आहान को सुनाने के लिए फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से सुहाना ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली, मयूरी, वो विक्रांत, उसे इतना घबराया हुआ देखकर मयूरी बोली, सुहाना पहले तुम रिलैक्स हो जाओ और आराम से बताओ कि क्या हुआ है। सुहाना ने खुद को शांत करते हुए कहा, विक्रांत की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी।
तभी उसे कुछ याद आया और वो फिर से बोली, मयूरी तुम्हें सुजल का कुछ पता लगा? हो सकता है वही हमारी कोई हेल्प कर दे। और उस डेविल का नाम के डॉक्टर का क्या हुआ जिससे तुम मिलने गए थे? क्या उसे तुम्हारी बात हुई? उसकी बात सुनकर मयूरी बोली, नहीं, सुजल का भी कुछ नहीं पता लगा है, पर हम उन डॉक्टर से मिल चुके हैं। वो अभी हमारे सामने ही बैठे हैं। उन्होंने पर वो अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही सुहाना बोली, डॉक्टर प्लीज़ मेरे विक्रांत को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। बस आप किसी भी तरह उसकी जान बचा लीजिए। मैं आपसे विक्रांत की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। मयूरी को सुहाना की हालत पर बहुत तरस आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी डेविल बोला, मेरे पास जो भी दवाई लेने के लिए आता है वो सब तुम्हारी तरह ही उनसे विनती करते हैं, पर मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी की वजह से ही तुम में इतनी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी भी तुम्हारी बात के लिए नहीं माना हूं, पर तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूं। अगर तुमने अब भी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे की भी जान जा सकती है। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई, क्योंकि जो इंसान सुहाना की आवाज़ सुनकर यह बता सकता था कि वो प्रेग्नेंट है, वो डेफिनेटली विक्रांत की जान बचा सकता था। उसने कॉल कट कर दिया। वहीं डेविल को सुहाना की बात से तो कोई खास असर नहीं पड़ा, पर जब उसने उसके मुंह से सुजल का नाम सुना तो ये सुनकर वो यही सोच रहा था कि कहीं वो दोनों उसकी सुजल की ही तो नहीं बात कर रही थी। तभी आहन ने डेविल से कहा, अगर तुम मुझसे कोई डिमांड करना चाहते हो, अगर वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं वो तुम्हें खुद देने का वादा करता हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से आहन की तरफ देखने लगे, यहाँ तक कि डेविल का असिस्टेंट भी, क्योंकि आहन रायजादा का प्रॉमिस हर किसी को नसीब नहीं होता था और उसके दिए हुए वार्ड्स की भी बहुत वैल्यू थी। उसकी बात सुनकर डेविल ने अजीब तरह से स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर हान रायजादा, क्या आपको इस बात का डर नहीं कि आपके उस एक वादे के बदले कहीं मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम ना कर लूं? उसकी बात सुनकर आहन ने बिना किसी झिझक के कहा, आप मेरा मेंशन पैसे, शनाया ज्वेलर्स और मेरी जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी आप चाहते हैं, मैं वो सब आपको देने को तैयार हूँ। आहन के लिए प्रॉपर्टी और पैसा कोई मैटर नहीं करता था। वो अपने टैलेंट के दम पर ऐसी ना जाने कितनी ही और प्रॉपर्टी खरीद सकता था, पर अगर उसका दोस्त चला गया तो उसे वापस कभी ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा। और अगर विक्रांत को कुछ हो जाता तो उसके साथ साथ सुहाना और उसके बच्चे की लाइफ भी बर्बाद हो जाती। आहन की बात सुनकर डेविल स्माइल करने लगा। इस वक्त किसी को नहीं पता था कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। तभी उसकी नज़र मयूरी पर जाकर रुक गई और वो बोला, मैं आपके एक वादे पर जो मांग सकता हूँ उसे पूरा करने वाला इंसान आप नहीं बल्कि आपकी वाइफ होंगी। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मिसेज रायजादा मुझे वादा करती हैं कि चाहे जो हो जाए वो मेरी उस हर शर्त को पूरा करेंगी तो मैं तुरंत आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मयूरी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर डेविल क्या कहने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनते ही आहन ने तुरंत मयूरी को अपने करीब खींच लिया और कहा, इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। आहन को इस वक्त इस बात का डर था कि कहीं डेविल उससे उसकी मयूरी को ही ना मांग ले। उसकी बात सुनकर डेविल ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे आप लोगों से बस यही मांगना था, अब आप जा सकते हैं। तभी मयूरी अचानक से बोली, पर कोई मुझे भी बताएगा कि मैं अचानक इतनी कीमती कैसे हो गई? डेविल बस मयूरी को ही देखते जा रहा था। उसके माइंड में अभी भी बस सुजल के कहे शब्द ही गूंज रहे थे। वो नींद में भी मयूरी का ही नाम ले रही थी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके आदमी उसका पता नहीं लगा पाए थे। पर उसे ऐसा लग रहा था कि ये वही मयूरी है जिसे सुजल याद कर रही थी। तभी मयूरी क्लास में बैठे किसी स्टूडेंट की तरह अपना हाथ उठाकर बोली, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? उसकी बात सुनकर डेविल बोला, हाँ बिल्कुल, पर बदले में आपको भी मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मयूरी तुरंत अपनी तरफ उंगली करते हुए बोली, क्या मैंने अभी अभी जो सुना वो सही है? आप मुझसे कोई शर्त पूरी करवाना चाहते हैं और उसके बदले आप विक्रांत का ट्रीटमेंट करने और उसे बचाने के लिए तैयार हैं? डेविल ने कहा, हाँ, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि मैं उसकी जान बचा ही लूँगा, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फिर उसने पूछा, आपके सबसे करीबी दोस्तों में से लड़कियाँ कौन कौन हैं? मयूरी बोली, सुहाना और माही। वैसे मेरी सबसे करीबी दोस्त सुजल है, पर उसका तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। उसकी बात सुनते ही डेविल के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर फिर उसने खुद को शांत कर लिया। अगर यही उसकी सुजल की मयूरी थी तो अब तो डेविल को उसे अपनी शर्त के लिए राजी करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। फिर मयूरी ने अपना सवाल करते हुए कहा, मैं ही क्यों, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है और मेरा कमाया हुआ पैसा भी मेरे हस्बैंड ने मुझसे छीन लिया है और मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपने हस्बैंड से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी भी ऐसे लड़के को पसंद नहीं करूँगी जो मेरे हस्बैंड से कम हैंडसम हो। वैसे आप भी मेरे हस्बैंड जितने हैंडसम नहीं हैं। उसकी बात सुनकर रहान उसे हैरान होकर देखता रह गया था, पर डेविल को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला,
आपकी बहुत कीमत है, पर आपको मेरे जवाब के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मैं भी आपको सोचने के लिए पूरा 1 दिन का वक्त देता हूँ। कल इसी समय यहाँ मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। उसकी बात सुनकर अहान बिना कुछ कहे मयूरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। शिप के डेक पर पहुँचते ही मयूरी रुक गई और बोली, अहान मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अहान ने तुरंत उसे खींचकर अपने सामने खड़ा कर दिया और धीमी आवाज़ में कहा, मैं विक्रांत को बचाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूँगा, पर तुम्हें डेविल की कोई भी शर्त मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुना तुमने? तो मैंने कब कहा कि मैं उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ? मैं तो बस। मयूरी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई हलचल हो रही है। उसे ऐसे लगा जैसे वहाँ से कोई भागने की कोशिश कर रहा हो और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। मयूरी तुरंत आगे बढ़कर देखना चाहती थी कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है, पर वहाँ डेविल के बहुत सारे आदमी खड़े थे। इस वजह से उसे वहाँ कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। वो पीछे से बस इतना ही देख पाई कि वहाँ एक लड़की थी जिसे बहुत से बॉडीगार्ड ने घेर रखा था। तभी डेविल का असिस्टेंट वहाँ आया और बोला, मिस्टर एंड मिसेस रायजादा, सर ने आप लोगों को बाहर तक छोड़ने के लिए मुझे भेजा है। और फिर मयूरी को वहाँ से बाहर आना पड़ा। मयूरी ने पहले ही उस लड़की को ठीक से नहीं देखा था, पर थोड़ा बहुत देखने पर भी न जाने क्यों उसे वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी। पर जैसे ही वो और अहान शिप के डोर तक आए, रिया तुरंत उनके पास आ गई। पर इससे पहले कि वो रिया से कुछ जान पाती, मयूरी की नज़र अहान के नाराज चेहरे पर पड़ी। अंदर जो हुआ उसकी वजह से अहान बहुत गुस्से में लग रहा था। मयूरी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अहान रिलैक्स, आपको तो पता है ना कि डेविल ऑलरेडी किसी लड़की को पसंद करता है, इसलिए उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। वो मुझे नहीं पाना चाहता। हालांकि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो ये शर्त मुझसे क्यों मनवाना चाहता है, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। इसलिए आप बेवजह जेलस होना बंद कीजिए और अपना तेज़ दिमाग यूज़ करके मेरी ये बात जानने में हेल्प कीजिए कि आखिर डेविल हमसे चाहता क्या है। उसकी बात सुनकर अहान ने चिढ़ते हुए धीरे से कहा, जेलसी? मैं किसी लड़के का दिमाग वैसे भी कहाँ काम करता है। पर मयूरी ने उसकी फालतू की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत रिया से बोली, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता लगा? क्या तुमने भी वहाँ उस लड़की को देखा? वो लड़की कौन थी? उसकी बात सुनकर रिया बोली, जैसे ही वो लड़की बाहर आई, डेविल के आदमी घबरा गए और उसके पास किसी को नहीं जाने दिया, इसलिए मुझे उस लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। पर क्या? वो लड़की बहुत तेज़ी से अपने हाथ पर पैर चलाकर उन सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जगह से भागना चाहती थी, पर मुझे ये नहीं पता लग पाया कि वो लड़की डेविल की गर्लफ्रेंड है या नहीं। वहाँ उन लोगों ने जो भी देखा था उससे ये बात तो कन्फर्म थी कि डेविल के लिए वो लड़की बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे ही वो सब यहाँ से बाहर जाने लगे, तभी उन्हें उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई, छोड़ दो मुझे। पर वो लोग उसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं सुन पाए थे, क्योंकि अगले ही पल वो आवाज़ आनी बंद हो गई थी। पर मयूरी को कुछ अजीब लगा और वो अनजाने में ही अंदर की तरफ भागने लगी, पर वहाँ खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। अहान तुरंत भागकर उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मयूरी? मयूरी ने अहान की बाजू को कसकर पकड़ लिया और बोली, आपने सुना? वो सूजल की आवाज़ थी। सूजल मयूरी के साथ इतने सालों से थी, इसलिए वो उसकी आवाज़ एक बार सुनकर ही पहचान गई थी। उसकी बात सुनकर अहान ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि सूजल यहाँ डेविल के शिप पर है? पर मयूरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो फिर से उससे अपना हाथ छुड़ाकर अंदर जाते हुए घबरा कर बोली, सूजल किसी से कह रही थी कि उसे हाथ न लगाए, ज़रूर वो किसी खतरे में है, मुझे उसे बचाना ही होगा। उसकी बात सुनकर अहान ने उसे रोका, क्या तुम श्योर हो कि तुमने सूजल की ही आवाज़ सुनी है? मयूरी से कुछ नहीं बोल पाई। उसे चुप देखकर अहान ने रिया की तरफ देखा। उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। अहान भी ठीक से कुछ नहीं सुन पाया था। वो जानता था कि पिछले कुछ दिनों से मयूरी सूजल के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, यहाँ तक कि अगर सड़क पर भी उसे सूजल से मिलती जुलती कोई लड़की मिल जाती तो वो उससे भी पूछने लगती। इसलिए अहान को लगा कि उसे कोई वहम हुआ होगा, और अगर उसे कोई वहम ना भी हुआ हो तब भी वो डेविल की परमिशन के बिना वहाँ नहीं जा सकते थे, और अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते तो शायद विक्रांत की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि क्या पता डेविल इस बात से नाराज़ होकर उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दे। मयूरी भी ये बात जानती थी, इसलिए उसने खुद को शांत करते हुए कहा, शायद मैं भी श्योर नहीं हूँ। तब अहान ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं, हम वैसे भी इतनी जल्दी इतने सारे रूम में जाकर सूजल को नहीं ढूंढ सकते। पर शायद तुम भूल गई, हमें कल भी डेविल से यहीं आकर मिलना है। भले ही अहान डेविल की कोई शर्त ना मानने पर वो कल एक बार यहाँ आकर ये ज़रूर जानना चाहता था कि आखिर वो क्या चाहता है, और क्या पता कल तक उसे सूजल की भी कोई खबर मिल जाए। ये सुनकर मयूरी की आंखें चमक गई और वो वहाँ से जाने लगी। अहान और मयूरी से बात हो जाने के बाद सुदेश सूजल के रूम में गया और उसके करीब जाने लगा, पर सूजल उसे खुद से दूर करने के लिए उसे धक्का देने लगी, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो उसी की बाहों में जा गिरी।
सुजल को डेविल की इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उससे ये छुपाया कि वो चल सकता है। उसने गुस्सा होते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पैर ठीक है या नहीं, पर 1 महीना पूरा हो गया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे यहाँ से जाने दो। उसे गुस्से में देख सुदेश शांति से बेड पर बैठ गया और बोला, हम पूरे 1 महीने तक एक साथ रहे, वो भी बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ की तरह, तो तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकती हो? सुजल बोली, हम कोई हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। ठीक है, जाने दो, पर चलो अब हम कुछ काम की बात करते हैं। तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की जल्दी सिर्फ इसलिए है ना ताकि तुम उस मयूरी से मिल सको। अगर मैं तुम्हें उससे मिलने दूं तो तुम मुझे बदले में थैंक्स कैसे कहोगी? उसकी बात सुन सुजल बोली, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, तुम सिर्फ लास्ट बार मुझ पर यकीन कर लो और मेरे साथ आज और रुक जाओ, फिर अगर तुम कल जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सुदेश उसे आज मयूरी से मिलने के बारे में बताना चाहता था, पर क्योंकि सुजल को उसकी कोई बात पर यकीन नहीं था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने आगे कहा, वैसे बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मेरा रियल नेम सुदेश है, क्योंकि बाकी दुनिया मुझे डेविल और किंग ऑफ मेडिसिन के नाम से ही जानती है। उसकी बात सुन सुजल हैरान हो गई कि आखिर सुदेश किंग ऑफ मेडिसिन कैसे हो सकता है। सुजल की पूरी फैमिली भी मेडिकल फील्ड से ही थी, इसलिए वो लोग भी किंग ऑफ मेडिसिन के बारे में जानते थे। उसे लगता था कि किंग ऑफ मेडिसिन कोई बड़ी उम्र का इंसान होगा, पर वो तो उससे 1-2 साल ही बड़ा था। सुजल तुरंत उस बात को नकारते हुए बोली, इम्पॉसिबल, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, किंग ऑफ मेडिसिन तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हो सकता, और अगर तुम किंग ऑफ मेडिसिन हो तो तुम हमेशा व्हीलचेयर पर क्यों बैठे रहे? सुदेश ने उसे जवाब में कहा, क्योंकि मैं पैरों की बीमारी ठीक करने की दवाई बनाने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने एक दवाई पी थी जिससे मैं 1 महीने तक नहीं चल सकता था, उस दवाई का असर बस कल ही खत्म हुआ है, इसलिए मैं अब चल सकता हूँ। जैसे ही सुजल को उसकी बात पर यकीन होने लगा तो अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम बहुत भोली हो सुजल, मेरी हर बात पर यकीन कर लेती हो। मैं जब पहली बार तुम्हारे करीब आया था तो मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे इमोशंस को जीतने के लिए अपने पैर खराब होने का नाटक किया। तभी अचानक सुजल के पेट में दर्द होने लगा। उसे ऐसे देख सुदेश उसकी केयर करते हुए उसे चेक करने लगा, पर सुजल ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। सुदेश खुद तो वहां से चला गया, पर उसने उसके लिए अपने असिस्टेंट के हाथ दवाई भिजवा दी। उसके बाद जब उसका असिस्टेंट उसके पास वापस आया तो उसने उससे मयूरी के बारे में पूछा। तब असिस्टेंट बोला, सर मुझे मिस मयूरी के बारे में सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन मिली है, पर उसके 20 साल से पहले के बारे में कुछ पता नहीं लग पाए। हम सिर्फ इतना पता लगा है कि वो 4 साल पहले सूरत में बहुत जख्मी हालत में नर्स सुजल को उस हॉस्पिटल के बाहर मिली थी जहां वो काम करती थी। सुजल ने ही उनकी जान बचाई थी। उसके कुछ टाइम बाद मयूरी नर्स के तौर पर रायजदा मेंशन गई थी, वहां वो अहान रायजदा से मिली और अब वो दोनों एक साथ हैं। ये सब सुन सुदेश को लगा जैसे मयूरी का बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं हो सकता। वहीं सुदेश को सुजल के बैकग्राउंड का पता लगाने के बाद उसके बारे में भी पता लगा गया था कि वो एक नर्स है और उसकी फैमिली में भी सब मेडिकल फील्ड से हैं, पर उसने लड़ने का तरीका, चाल ढाल, उसका बेफिक्र और निडर होना, ये सब किसी और तरफ ही इशारा कर रहे थे। और जिस तरह सुजल मयूरी की फिक्र करती थी उससे क्लियर था कि वो मयूरी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसका मतलब मयूरी भी कोई आम इंसान नहीं थी। तभी असिस्टेंट आगे बोला, हमें पता लगा है कि मयूरी का कनेक्शन त्रिपाठी फैमिली से भी है और सुमित त्रिपाठी ने ही अपने आदमियों को मयूरी पर नजर रखने को कहा है। फिर असिस्टेंट उसे त्रिपाठी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में सब पता लगाने लगा। उसने बताया। उसकी बात सुनकर एक बार के लिए तो सुदेश को बहुत हैरानी हुई, पर फिर उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो सुजल से एक बार मिलना चाहता था, पर क्योंकि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था इसलिए वो उससे नहीं मिल पाया। अगले दिन जब वो जगा तो उसका असिस्टेंट उससे बोला, सर मिस्टर एंड मिसेस रायजादा आए हैं। वहीं शिप के डेक पर अहान और मयूरी एक साथ हाथ पकड़े आ रहे थे। तभी अहान मयूरी से धीमी आवाज़ में बोला, तुम उस डेविल के सामने ज़्यादा बात मत करना और तुम्हें इसकी कोई शर्त वगैरह मानने की भी ज़रूरत नहीं है। सुना तुमने? हाँ हाँ अहान, मैंने सब सुन लिया है। आप एक ही बात कितनी बार रिपीट करेंगे? इतना कहकर मयूरी अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर फिर से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगी। वो मन ही मन यही सोच रही थी, अगर कल शिप पर जो लड़की थी वो सच में सुजल ही है तो उसका डेविल के साथ क्या रिश्ता हो सकता है, और अगर सुजल जिंदा थी तो उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उसे ये नहीं पता कि मुझे उसकी कितनी फिक्र हो रही थी? जैसे ही वो लोग शिप पर पहुंचे उन्हें वो गार्ड फिर उसके रूम में ले गया जहाँ वो लोग कल बैठे थे। पर डेविल के आने से पहले ही मयूरी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गई। वहाँ मयूरी को आसपास बस बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड दिखाई दे रहे थे। तभी उसे वहाँ सामने ही 2 बॉडीगार्ड्स दिख गए। वो उनके पास गई और अपनी पॉकेट से 2 टॉफ़ी निकाल कर उन्हें देते हुए स्माइल करते हुए बोली, हेलो, आप लोग तो बहुत सुबह उठ जाते हैं, बहुत थकान हो जाती होगी ना आपको। आप ये टॉफ़ी ट्राई करेंगे, बहुत टेस्टी है। पर उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने उसकी टॉफ़ी नहीं ली। मयूरी ने भी उन्हें फोर्स नहीं किया,
फिर वो बात बनाते हुए बोली, मैं तो बस आपकी जॉब के बारे में जानना चाहती थी। मैंने देखा आप लोग कल किसी के साथ लड़ाई कर रहे थे, पर सच में आप बढ़िया फाइट कर रहे थे। सो कूल। मैंने आज तक इतने अच्छे और स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स नहीं देखे। आप लोग कितनी स्पीड से उस लड़की को वहाँ से ले गए थे। वैसे वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी, पर उस लड़की में आप जैसे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड से लड़ने की हिम्मत आई कहाँ से? क्या उसे डर नहीं कि डेविल उसकी जान ले लेगा? उसकी बात सुनकर उनमें से एक बॉडीगार्ड मयूरी की खूबसूरती और उसके भोलेपन का शिकार हो गया और अचानक बोल पड़ा, हमारे सर उस लड़की को कभी जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि वो तो उनकी। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दूसरे बॉडीगार्ड ने उसे चुप करवा दिया। पर मयूरी को इतना तो पता लग गया था कि वो लड़की डेविल के लिए बहुत स्पेशल है। फिर वो वहाँ से निकल गई और आसपास में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखने लगी। उसे पता था कि डेविल ने उस लड़की को अपने ही रूम में रखा होगा, इसलिए वो डेविल का रूम ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक दरवाजे पर गई जो बाकी रूम्स के दरवाजों से बहुत अलग लग रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था। मयूरी जैसे ही उस दरवाजे के करीब जाकर उसे खोलने लगी कि तभी पीछे से डेविल आ गया और उससे बोला, रुक जाओ। तभी वहाँ डेविल के बॉडीगार्ड्स भी आ गए और उसने मयूरी को पकड़ लिया। ये देखकर मयूरी घबरा गई, पर डेविल उसे कुछ कहता उससे पहले ही वो बहुत अजीब तरीके से बोली, मुझे लगा आप अभी भी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जगा दूं, पर आप तो पहले से ही जगे हुए हैं। बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी और कुछ नहीं। डेविल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने गार्ड्स को उसे छोड़ने को कह दिया। फिर मयूरी तुरंत वहाँ से आहान के पास चली गई। कल की तरह ही डेविल आज भी अपनी व्हील चेयर पर बैठा था और अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था। वो डॉक्यूमेंट्स शनाया ज्वेलर्स और शाह कॉरपोरेशन के साइन किए हुए पेपर्स थे। सिर्फ डेविल के साइन करते ही वो सब उसके नाम हो जाते। आहान मयूरी के बदले डेविल को वो प्रॉपर्टी देना चाहता था। सुदेश ने स्माइल करते हुए वो डॉक्यूमेंट्स उठाए और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने ये सब सूजल को दे दिया तो वो कितना खुश हो जाएगी, फिर शायद वो मुझसे अच्छे से बिहेव करे। पर तभी उसने हान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर हान रायज़ादा, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर फेंक दिया। फिर वो मयूरी को देखते हुए बोला, मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि मैं विक्रांत शाह की जान तभी बचाऊंगा जब मिसेज रायज़ादा मेरी शर्त पूरी करने के लिए मान जाएंगी। आहान उसे मना करने ही वाला था कि तभी मयूरी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हो सकती हूँ, पर आपको पहले अपनी शर्त बतानी होगी, क्योंकि क्या पता मैं उसे पूरी कर ही ना सकूं। डेविल बोला, आप मेरी शर्त बिल्कुल पूरी कर सकती हैं मिसेज रायज़ादा। उसकी बातों से साफ पता लग रहा था कि वो सिर्फ मयूरी को ही चाहता है। आहान यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। इस बार वो अपने साथ यहाँ पहले से भी ज़्यादा लोग लाया था ताकि कुछ गड़बड़ हो तो वो उन्हें संभाल सके। उसे आज इतना गुस्सा आ रहा था कि वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर आज भी डेविल नहीं माना तो आहान उसे यहाँ से उठाकर ज़बरदस्ती ले जाएगा। तभी मयूरी कंफ्यूज होकर बोली, पर यह किस तरह की शर्त है? इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, डेविल ने अपने असिस्टेंट को दरवाज़ा खोलने को कह दिया और फिर बोला, आपके पास सोचने के लिए बस 1 मिनट है। अगर आप एग्री नहीं करती हैं तो मैं भी विक्रांत को नहीं बचाऊंगा। डेविल ने जैसे ही इतना कहा कि तभी बाहर से एक गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ आई, सूजल मैडम, सर अभी मीटिंग में है, आप उनसे ऐसे नहीं मिल सकती। तभी सूजल ने गुस्से में कहा, गेट लॉस्ट। सूजल इस वक्त सुदेश से मिलना चाहती थी, पर वो जैसे ही गार्ड्स को धक्का देकर गेस्ट रूम में आई तो अपने सामने बैठे लोगों को देखकर हैरान रह गई। मयूरी भी अपनी आंखें बड़ी करके बस सूजल को ही देखे जा रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहाँ सच में सूजल खड़ी थी। उन दोनों की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। पर तभी डेविल ने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, तुम खड़े खड़े किस बात का इंतजार कर रहे हो, ले जाओ इसे यहाँ से। पर सूजल जल्दी से मयूरी से मिलने अंदर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मयूरी ने अभी तक डेविल की शर्त नहीं मानी थी, इसलिए वह उन दोनों को मिलने नहीं देना चाहता था। उसने बॉडीगार्ड्स को सूजल को रोकने का इशारा किया। जैसे ही बॉडीगार्ड सूजल को रोकने के लिए आगे बढ़े, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए। उसे इस तरह डेविल और उसके आदमियों पर गुस्से में चिल्लाते देख सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि डेविल कितना ज़्यादा पावरफुल था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि सूजल के चिल्लाते ही उसकी तरफ बढ़ते हुए बॉडीगार्ड्स तुरंत वहीं रुक गए। पर इससे पहले कि मयूरी कुछ समझ पाती, वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। डेविल जो अब तक अपनी व्हील चेयर पर बैठा था, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर वो चलते हुए सूजल के पास आया और उसे प्यार से मनाते हुए बोला, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं आज तुम्हें मयूरी से मिलने दूंगा। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम अपने रूम में जाओ और मुझे आधे घंटे का वक्त दो। पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, सूजल उसे अनदेखा करके मयूरी की तरफ चली गई। मयूरी ने भी भागकर सूजल को गले लगा लिया और कहा, सूजल, क्या ये सच में तुम ही हो? तुम जिंदा हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम सच में जिंदा हो। सूजल भी उसकी बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। डेविल ने पहली बार सूजल की आंखों में आंसू देखे थे। उसने सूजल के साथ कितना कुछ किया था, पर सूजल कभी नहीं रोई, हमेशा सब सहती रही।
मयूरी और सुजल एक दूसरे के गले लगकर बस रोती जा रही थी, पर डेविल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैं मरी नहीं थी, जिंदा थी और जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहती थी, पर एक के बाद एक हादसे होते गए और सुजल कहते कहते रुक गई। पर तभी उसके दिमाग में ये सवाल आया कि मयूरी और अहान सुदेश के शिप पर क्या कर रहे थे। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी, अहान और डेविल तीनों आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ सुजल आ गई। सुजल और मयूरी एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए थे। मयूरी तुरंत उसके गले लग गई। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, तो क्या तुम लोगों को ही वो स्पेशल दवाई चाहिए थी? सुजल को याद आया कि एक दिन पहले ही सुदेश उससे किसी को दवा देने के लिए पूछ रहा था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उस दवाई की ज़रूरत अहान और मयूरी को थी। वो सुदेश की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, तुमने अपनी दवाइयों का यूज़ मेरी मयूरी को धमकाने के लिए किया। उसकी बात सुनकर सुदेश प्यार से बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे बीच जो रिश्ता है उस हिसाब से तो तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हुए ना। मैं उन्हें क्यों धमकाऊंगा? सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस इनसे कुछ पेमेंट की बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो गए। क्या ये वही डेविल था जो किसी और की कोई बात नहीं सुनता था? क्या सच में डेविल विक्रांत की जान बचाने के लिए तैयार हो गया था? पर डेविल के लिए सुजल सच में गलत समय पर आ गई थी। डेविल के सामने शेरनी की तरह दहाड़ने वाली सुजल मयूरी के सामने एक छोटी सी खरगोश की तरह मासूम बन गई थी, और वो अब उस विक्रांत की हेल्प करना चाहती थी जिससे उसका कोई लेना देना भी नहीं था। डेविल को लगा कि सुजल उसे छोड़कर दुनिया में सबको पसंद करती है। इस बात से वो बहुत नाराज़ हो गया था। वो विक्रांत की जान नहीं बचाना चाहता था, पर वो सुजल के सामने कुछ नहीं कह सका। सुजल और डेविल बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। मयूरी भी उन दोनों की खामोशी समझ चुकी थी। इसका मतलब सुजल ही वो लड़की थी जिसे डेविल पसंद करता था। मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, तो क्या आपकी शर्त सुजल से रिलेटेड थी? पर इससे पहले डेविल कुछ कह पाता सुजल बोली, कौन सी शर्त? कुछ नहीं, वो तो बस मिस्टर डेविल कह रहे थे कि वो विक्रांत की जान सिर्फ एक ही शर्त पर बचा सकते हैं। मयूरी की ये बात सुनकर डेविल ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, नहीं, कोई शर्त वगैरह नहीं है। मैं तो बस नॉर्मल पेमेंट की ही बात कर रहा था। डेविल जानता था कि अब वो मयूरी को विक्रांत की बीमारी का सहारा लेकर अपनी शर्त के लिए नहीं मना सकता। दरअसल डेविल मयूरी से ये चाहता था कि वो सुजल को उसके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए मनाए, पर अगर सुजल को इस बारे में पता लग जाता तो वो उसे छोड़ती नहीं। मयूरी डेविल की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए स्माइल कर रही थी। ये देखकर डेविल को मन ही मन और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। अब क्योंकि वो मयूरी को शर्त पूरी करने के लिए तो मना नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि वो रायजादा मैंशन और शाह कॉरपोरेशन के शेयर ही ले ले। यही सोचकर वो वापस अपनी व्हील चेयर पर बैठ गया, पर जब उसने टेबल पर देखा तो वहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट्स अहान के हाथ में थे। उसने अहान को शायद कम समझ लिया था, पर वो तो उससे भी ज़्यादा चालाक था। वो अच्छे से समझ गया था कि सुजल के होते हुए डेविल विक्रांत के ट्रीटमेंट के लिए मान ही जाएगा, इसलिए उसे अब ये शेयर्स उसे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो अहान के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इतने से शेयर्स जाने से उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला था, पर फिर भी जब सब कुछ वैसे ही हो सकता है तो वो खुद को नुकसान क्यों होने दे। अहान रायज़ादा भी पक्का बिजनेसमैन था। वहीं डेविल इस वक्त बहुत गुस्सा हो गया था। एक तो उसने सुजल को नाराज़ कर दिया था, दूसरा उसके हाथ से वो शर्त और शेयर्स भी निकल चुके थे। वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा था। वहीं मयूरी ने सुजल को उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया, स्पेशली जनिष्का के बारे में, जिसने जानबूझकर विक्रांत की जान खतरे में डाली थी। ये सब जानकर सुजल को बहुत दुख हो रहा था। वो उनकी हेल्प करना चाहती थी। उसे ये तो नहीं पता था कि वो सुदेश को विक्रांत की हेल्प करने के लिए कन्विंस कर पाएगी या नहीं, पर वो अपनी तरफ से एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहती थी। वो सुदेश के पास गई और बोली, क्या तुम विक्रांत की जान बचा सकते हो? सुदेश ने रूखे शब्दों में कहा, मुझे नहीं पता। उसकी बात भी सही थी। बिना पेशेंट की जांच के उसे भी क्या पता कि वो उसकी जान बचा सकता था या नहीं। तभी मयूरी बोली, आपने तो सुहाना की आवाज़ फ़ोन पर सुनकर ही बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी कंडीशन ठीक नहीं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर आप चाहें तो आप विक्रांत की जान ज़रूर बचा सकते हैं। उसकी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे जब जनिष्का की हरकतों के बारे में पता लगा तभी मैंने विक्रांत और सुहाना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। मैं तो पहले से ही जानता था कि वो प्रेग्नेंट है
और एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन लेना ठीक नहीं है। फिर उसने आगे कहा, आप लोगों ने मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली है। अगर मैं सुजल की बात मानकर आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाऊं, तो भी विक्रांत की कंडीशन को देखकर यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि उसकी जान बच जाएगी। और मैं भी ऐसे ही किसी भी केस को अपने हाथ में नहीं लेता जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी बात सुनकर मयूरी के चेहरे पर टेंशन दिखने लगी। उसे परेशान देखकर सुजल को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने सुदेश को चुप करवाने के लिए उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। सुदेश ने तुरंत उसके हाथों पर किस कर और उसे धीरे से अपनी तरफ खींचते हुए उसके कान में बोला, तुमने पहली बार मुझे अपनी मर्जी से छुआ है, और वो भी सीधा मेरे होठों पर। सुजल का मन तो कर रहा था कि वो जोर से उसके गालों पर एक चाटा लगा दे, क्योंकि इतनी टेंशन वाली सिचुएशन में भी उसे मजाक सूझ रहा था। पर उसने खुद को शांत करते हुए फिर कहा, तुम अभी तक विक्रांत से मिली भी नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, पर जब तुम उसे मिलोगे तो शायद तुम्हें उसके ट्रीटमेंट का भी कोई अच्छा तरीका मिल जाए। इस पर सुदेश बोला, मुझे उससे नहीं मिलना, क्योंकि मुझे पता है जब मैं विक्रांत से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगा तो तुम मेरे पीछे से मुझे छोड़कर मजूरी के साथ चली जाओगी। मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ, और जब मैं खुश नहीं रहता तो मैं दूसरों की भी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुदेश बिल्कुल किसी नाराज हुए छोटे बच्चे की तरह बोल रहा था। उसकी बात सुनकर सुजल बोली, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। सुदेश ने आगे कहा, तो क्या विक्रांत को देखने के बाद तुम मेरे साथ वापस घर चलोगी? पर सुजल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसके साथ वापस नहीं जा सकती थी। ये देखकर सुदेश ने भी बहाना बनाते हुए कहा, व्हीलचेयर पर बैठने की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता। तब सुजल ने नाराज होते हुए कहा, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हें व्हीलचेयर पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, मुझे अभी याद आया, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता। उसे ऐसे नखरे करते हुए देखकर सुजल ने उसे घूरा, सुदेश। पर सुदेश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब किसी की बात नहीं मानने वाला। इस वक्त सिर्फ विक्रांत की कंडीशन का फ़ायदा उठाकर वो सुजल को अपने साथ रहने के लिए राज़ी कर सकता था, वरना उसे पता था कि वो एक बार जाने के बाद उसके पास कभी वापस नहीं आने वाली थी। तभी वो मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, आप जानना चाहती थी ना कि मैं आपसे कौन सी शर्त पूरी करवाना चाहता हूँ? तो मेरी शर्त यह है कि मैं विक्रांत की जान तभी बचाऊंगा जब आप सुजल को। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुजल ने कहा, अगर तुम हेल्प नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, भले ही तुम कितने भी टैलेंटेड हो, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम ही बस आखिरी उम्मीद हो। मुझे पूरी उम्मीद है उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी सुदेश बोला, रुको, ये मत समझना कि ये सब करके तुम मुझे विक्रांत के ट्रीटमेंट के लिए मना लोगी। खैर जाने दो, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं कि एक मरते हुए इंसान को ऐसे ही छोड़ दूँ। मैं तुम्हारे साथ उसे चेक करने के लिए चल सकता हूँ, पर मैं उसकी जान बचाने का वादा नहीं कर सकता। सुदेश ये बात जानता था कि अगर एक बार सुजल वहाँ से चली गई तो वो वापस उसके पास लौट कर नहीं आएगी, इसलिए वो उसके साथ ही जाना चाहता था। और दूसरा, अगर उसने विक्रांत की हेल्प नहीं की तो सुजल उससे हमेशा नफरत करेगी, पर अगर उसने विक्रांत की जान बचा ली तो हो सकता था सुजल का दिल पिघल जाए और वो उसके पास वापस आ जाए। इसलिए सुदेश विक्रांत को देखने जाने के लिए मान गया था। फिर वो लोग जल्दी ही सूरत के लिए निकल गए। पूरे रास्ते सुजल मयूरी को खुद के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताने लगी, पर जैसे ही उसने सुदेश के बारे में बताया तो वो बोला, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और अगर तुमने उसके बदले में मुझे अपने दिल के साथ साथ सब कुछ सौंप दिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर सुजल उसे घूर कर देखने लगी। मयूरी सुजल के साथ बिजी थी, इसलिए आहन वहाँ अकेले बैठा बोर हो रहा था। तभी मयूरी बोली, सुजल तुम्हारा चेहरा काफ़ी थका हुआ लग रहा है, तुम रिलैक्स करो, हम लोग वापस रायज़दा मैंसन जाकर बात करेंगे, और तुम्हें भी वापस अपने अपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। मुझे तुमसे बहुत ही बातें करनी है और बहुत सी बातें बतानी है और पूछनी भी है। सुजल काफ़ी थकान महसूस कर रही थी, उसके पेट में भी हल्का हल्का दर्द था। जल्द ही वो लोग उस हॉस्पिटल पहुंच गए जहां विक्रांत एडमिट था। विक्रांत अभी भी बेहोश था और सांस लेने में प्रॉब्लम की वजह से उसे वेंटिलेटर पर लेटाया गया था। तभी विक्रांत का डॉक्टर सुदेश को उसका मेडिकल रिकॉर्ड दिखाते हुए बोला, इसमें उनके सभी ऑपरेशन और दवाइयों से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप ज़रूर बता देना। तभी सुदेश विक्रांत के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने विक्रांत की बॉडी को अलग अलग जगह से छूकर देखा ताकि वो उसकी कंडीशन का पता लगा सके। अब उसका कोई भी ऑपरेशन करना उसकी जान को जोखिम में डालना था। तभी सुदेश ने कहा, मेरे पास इसे बचाने का एक तरीका है। ये सुनते ही सुहाना उसके पास गई
और उसे विक्रांत की जान बचाने के लिए फिर से कहने लगी। पर सुदेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपना सिर घुमाकर मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं विक्रांत को सिर्फ देखने आया हूँ, उसे बचाने के लिए नहीं। इसलिए इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। उसकी बात सुन सुहाना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो प्रेग्नेंट थी। विक्रांत की हालत देखकर उसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। उसे ऐसे देख सुजल सुदेश के पास जाकर बोली, प्लीज़ तुम विक्रांत की हेल्प कर दो। अब सुजल उसकी हर बात मानने को तैयार थी, पर तभी सुदेश अचानक सुजल के चेहरे को देखकर बोला, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इधर आओ, मुझे चेक करने दो। इतना कहकर उसने सुजल की कलाई पकड़ ली, पर अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। पर सुजल ने उसे बिना देखे ही गुस्सा करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम टॉपिक मत चेंज करो। अब मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि विक्रांत की जान बचाने के लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? सुदेश ने तुरंत कहा, हाँ मैं उसे बचा लूँगा, पर तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो और रिलैक्स रहो। उसकी बात सुन सुजल हैरान रह गई। वो सुदेश को शक की नज़रों से देखने लगी। उसे अपनी तरफ ऐसे देख सुदेश बोला, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। मेरा मतलब मैं विक्रांत की जान बचा सकता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि उसके ट्रीटमेंट के बाद तुम सब भी बीमार हो जाओ। मेरी दवाइयाँ बहुत महंगी है और मुझे नहीं लगता कि तुम सब उसका खर्चा अफोर्ड कर पाओगे। सुदेश को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रहा था। तभी सुजल बोली, मुझे पहले ये बताओ कि तुम विक्रांत की जान बचाने के लिए क्या करने वाले हो? अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना, मैं भी एक नर्स हूँ। इतना कहकर वो वहीं बैठ गई। फिर सुदेश विक्रांत को एक बार फिर चेक करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने असिस्टेंट से दवाइयों का एक बॉक्स मंगवाया और उसमें से एक छोटी सी दवाई की बोतल निकाल कर सुजल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, विक्रांत लकी है, मैंने इस दवा को 6 महीने पहले ही बनाया था। इसे स्पेशली हार्ट फेलियर केस में ही यूज़ किया जाता है, पर अभी तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं लग पाया है। मैं इसमें किसी और का ओपिनियन नहीं जानना चाहता, पर तुम्हारा जानना चाहता हूँ। इस दवा से विक्रांत की कंडीशन में 70% इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है, पर इसके सक्सेस होने की पूरी गारंटी नहीं है। क्या तुम चाहती हो मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूं? उसने आगे कहा, इस ट्रीटमेंट से या तो पेशेंट की जान बच सकती है या फिर उसकी जान हमेशा के लिए जा सकती है। अब तक विक्रांत को भी होश आ गया था। उसने उनकी बातें सुनकर धीरे से कहा, मैं ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हूँ। उसकी हाँ सुन सुदेश एक सिरिंज में दवाई भरकर विक्रांत की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा है तुम्हें होश आ गया। तुम्हारी कंडीशन के बारे में तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो अब तुम ही एक बार फिर ये डिसाइड कर लो कि तुम मुझ पर यकीन करके ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या नहीं। मैं ट्रीटमेंट के लिए तैयार हूँ। सुदेश से इतना कहकर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सुहाना के आंसू पोंछते हुए बोला, सुहाना यकीन रखो, मैं ठीक हो जाऊँगा। तब सुहाना ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी सुजल ने सुदेश से कहा, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? सुजल को खड़ा देख वो बोला, पहले तुम बैठ जाओ फिर बात करते हैं। सुजल को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। वो उसका इतना ज़्यादा ध्यान क्यों रख रहा है, पर फिर वो बैठ गई। तभी डेविल बोला, इसका एक तरीका और है, पर उसके लिए विक्रांत के पास वक्त नहीं है, इसलिए अब हमें यही तरीका अपनाना होगा। इतना कहकर उसने विक्रांत के बॉडी में वो इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में विक्रांत गहरी नींद में चला गया था। उस वार्ड में चारों तरफ शांति छा गई। इस दवाई का असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगना था। सुहाना वहीं विक्रांत का हाथ पकड़कर बैठी थी। उसे परेशान देख मयूरी उसके पास आकर बोली, सुहाना तुम थोड़ा रेस्ट करो, इतनी टेंशन लेना तुम्हारे और तुम्हारे बेबी दोनों के लिए ठीक नहीं। अहान भी उसे रेस्ट करने को कह रहा था, पर उसे तो जैसे अपनी कोई फिक्र ही नहीं थी। वहीं डेविल सुजल का चेहरा देखकर उससे बोला, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे पास गोलियां हैं, एक गोली लेते ही तुम्हें आराम मिलेगा। इतना कहकर उसने ज़बरदस्ती एक दवाई उसे खिला दी। फिर वो उसे खाने का पूछने लगा तो उसने मना कर दिया। ये देखकर वो बोला, मैं मयूरी से खाने के लिए पूछ लेता हूँ, अगर वो खाएगी तो उसके साथ तुम भी खा लोगी, है ना? इतना कहकर वो मयूरी की तरफ जाने लगा, पर सुजल ने उसे खींचकर वापस बुला लिया। डेविल सुजल की इतनी केयर इसलिए कर रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जिसके बारे में सुजल को खुद भी नहीं पता था। डेविल को तो ये भी लग रहा था कि जैसे उसका मिसकैरेज होने वाला है, इसलिए वो उसकी इतनी फिक्र कर रहा था। वो सुजल को इस बारे में इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि सुजल ये बच्चा कभी नहीं चाहेगी। उसने डिसाइड किया कि वो इस बारे में उसे कुछ दिन बाद बताएगा, तब तक शायद वो भी मान जाए। उसने अपने असिस्टेंट से कहकर कुछ स्नैक्स मंगवाए और सबकी तरफ देखते हुए बोला, अगर किसी ने भी इस खाने से मना किया तो मैं विक्रांत का ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। उसकी बात सुन सबसे पहले मयूरी खड़ी हुई। उसने खाने का एक पैकेट उठाकर सुहाना को दे दिया। फिर वो सुजल के पास जाने लगी
पर तभी उसने देखा कि डेविल खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। हालांकि वो इस बात से बहुत हैरान भी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेविल जैसा इंसान जो कभी किसी की परवाह नहीं करता, वो सुजल का इतना ज़्यादा ध्यान रख रहा था। उसके बाद मयूरी ने भी वहाँ से पेस्ट्री उठाई और काउच पर जाकर बैठ गई। वो जैसे ही पेस्ट्री खाने लगी तभी उसे अपने सामने हान खड़ा हुआ दिखाई दिया। तभी हान ने नाराज होते हुए कहा, तुम्हें सुहाना का ध्यान रहा, सुजल का भी ध्यान रहा, पर तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे भी खाने के लिए पूछ सको। तुम खुद यहाँ मज़े से किसी दूसरे इंसान की मंगाई हुई पेस्ट्री इंजॉय करना चाहती हो, वो भी मेरे ही सामने। उसकी बात सुनकर मयूरी एक बार अपने हाथ में पकड़ी पेस्ट्री को देख रही थी तो एक बार हान को। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त हान पर ध्यान दे या उस पेस्ट्री पर। एक तो ऑलरेडी उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और दूसरा टेस्टी खाना उसकी कमजोरी भी थी। पर जब उसने हान को गुस्से से भरा लाल चेहरा देखा तो उसे पेस्ट्री से ज़्यादा अपना हस्बैंड इम्पोर्टेंट लगा। उसने अपना मन मार कर पेस्ट्री साइड में रख दी। फिर वो धीरे से बोली, हान, जिन लोगों के दिल बड़े होते हैं और जो अपनी वाइफ से प्यार करते हैं वो कभी भी अपनी वाइफ को भूखा नहीं रखते। उसकी बात सुनकर हान बोला, किसने कहा मेरा दिल बड़ा है? अगर तुम किसी और इंसान की मंगवाई हुई पेस्ट्री खाओगी तो क्या मैं जेलस नहीं होऊंगा? इतना कहकर उसने वहाँ रखी पेस्ट्री उठाई और मज़े लेकर खाने लगा। उसे ऐसे देख मयूरी उसे नाराज होकर बोली, आपने तो कहा था कि किसी और इंसान की लाई हुई पेस्ट्री नहीं खाना, अब आप खुद क्यों इसे मज़े लेकर खा रहे हैं? हान ने पेस्ट्री का लास्ट बाइट अपने मुंह में डालते हुए कहा, मयूरी, दूसरे आदमी का लाया हुआ खाना तुम नहीं खा सकती, पर मैं खा सकता हूँ। ये सुनकर मयूरी अपने मन में बोली, पता नहीं ये हान क्या ही कहते रहते हैं, मुझे इनकी बातें कभी कभी समझ नहीं आती। वहीं सुजल को डेविल का उसकी इतनी केयर करना समझ नहीं आ रहा था, पर वो इतना तो समझ गई थी कि वह उससे कुछ तो छिपा रहा है। तभी वहाँ ईसीजी मशीन के बीप करने की आवाज़ आई, जिसे सुन सब लोग घबरा गए। डेविल ने कहा, विक्रांत का हार्ट काम करना बंद कर रहा है, उसे पुश करना होगा, हमें इसे पीसीआर सीपीआर देना होगा, शायद कुछ काम कर जाए। वहाँ अब तक विक्रांत का डॉक्टर भी आ गया था। वहीं उसकी ऐसी सिचुएशन देख सुहाना खुद को संभाल नहीं पाई और उसके पास जाकर बोली, विक्रांत, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे बच्चे को देखोगे, तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हान और मयूरी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थे। मयूरी मन ही मन कह रही थी, कहना जी प्लीज़ विक्रांत को ठीक कर दो, मैं सुहाना को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, वो प्रेग्नेंट है, प्लीज़ उसे ठीक कर दो, मैं आपको पूरे 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तभी डॉक्टर ने अचानक से कहा, विक्रांत सर की हार्ट बीट वापस आ गई है। ये सुनकर डेविल ने आगे बढ़कर विक्रांत को देखा और कहा, दवाइयों ने अपना काम शुरू कर दिया है, विक्रांत की बॉडी अब दवाइयों का असर सहन कर सकती है। डॉक्टर, अब आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सुजल तुरंत खड़े होकर बोली, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ असिस्ट करने में। उसके ये कहते ही डेविल और सुजल दोनों ऑपरेशन थिएटर में चले गए। विक्रांत का डॉक्टर भी पहले ही अंदर जा चुका था। सुहाना ऑपरेशन थिएटर के बाहर मयूरी के साथ बैठकर वेट कर रही थी। वो मयूरी से बोली, मयूरी, विक्रांत ठीक तो हो जाएगा? मयूरी ने उसे संभालते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो सुहाना, तुमने कहा था ना कि विक्रांत के साथ भी कोई करिश्मा होगा, इसलिए डेविल ही विक्रांत के लिए वो करिश्मा बनकर आया है। मयूरी वैसे तो सुहाना को हिम्मत दे रही थी, पर मन ही मन खुद भी घबरा रही थी। तभी उसकी नज़र पास ही खड़े अहान पर गई। अहान ने अपना हाथ प्यार से मयूरी के सिर पर रख दिया और धीरे से बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम भी टेंशन मत लो। अहान की बात सुनकर मयूरी और सुहाना दोनों को हिम्मत मिली। काफ़ी देर से ऑपरेशन चल रहा था। मयूरी को अब बहुत तेज भूख लगने लगी थी। उसे इस वक्त बार बार उस पेस्ट्री का ध्यान आ रहा था जो हान ने उसे खाने नहीं दी थी। मयूरी मन ही मन बोली, कैसा हस्बैंड है मेरा, मुझे खाना तक नहीं खिला सकता। कहने को तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, पर मैंने आज तक इतना कंजूस इंसान कभी नहीं देखा, वाइडो कहीं का। मयूरी यहाँ ये खाना खाने के लिए बस जाना ही चाहती थी कि तभी उसकी नज़र दूर से आती हुई रिया पर पड़ी। उसके हाथ में खाने से भरे बैग्स थे। ये देखकर मयूरी अहान को कुछ कहने ही वाली थी, पर चुप हो गई। उसे ऐसे देखकर अहान ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? एक सेकंड पहले मयूरी अहान को भला बुरा कह रही थी, पर अब उसका मन उसे आई लव यू कहने का कर रहा था। उसने तुरंत अहान के गालों पर किस कर लिया। फिर वो सुहाना को बाहर ले गई और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगी। विक्रांत के ऑपरेशन को चलते हुए लगातार 6 घंटे हो गए थे। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और विक्रांत का डॉक्टर बाहर आया। उसने स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर डेविल की वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा,
मिस्टर विक्रांत अब खतरे से बाहर है। उसकी बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। तभी डॉक्टर आगे बोले, पर मिस्टर विक्रांत के लिए अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम के कुछ दिन निकाल लिए तो उनका ठीक होना कन्फर्म है। तभी डेविल और सुजल भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। डेविल बार बार सुजल को चेयर पर बैठने को कह रहा था। मयूरी ये सब देख रही थी। सुजल सबसे बोली, विक्रांत का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग भी वापस जा सकते हैं। विक्रांत की कंडीशन को जानने के बाद सुहाना और मयूरी रिलैक्स हो गए। मयूरी ने तुरंत अपने कहना जी को थैंक्स किया। सुजल उसे बहुत सी बातें बताना चाहती थी, पर उसे याद आया कि अब डेविल का क्या होगा। वो उसकी तरफ देखने लगी। जब डेविल ने भी सुहाना कि सुजल मयूरी के साथ वापस जाने लगी है, तो उसने एक्टिंग करते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर चली जाओगी? उसने आगे कहा, मैंने लगातार 6 घंटे खड़े रहकर विक्रांत की जान बचाई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मेरा सिर दर्द भी कर रहा है। अगर अब तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मुझे कुछ हो गया तो आगे विक्रांत की तबीयत का ध्यान कौन रखेगा, उसे कौन बचाएगा? ये सच था कि विक्रांत को आगे भी डेविल की ज़रूरत हो सकती थी, इसलिए सुजल ने धीरे से अपना सिर घुमाकर मयूरी की तरफ देखा। तभी मयूरी बोली, सुजल तो हमारे साथ ही आने वाली है, पर अगर मिस्टर डेविल को सही लगे तो वो भी आज रात हमारे साथ रायजादा मैंसन आ सकते हैं और वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। उसकी बात सुन डेविल ने स्माइल करते हुए कहा, यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है और अब कोई फॉर्मेलिटी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप मुझे सुदेश बुला सकती हैं। मेरा असली नाम वही है। आहान और मयूरी को डेविल से मिलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। वो हर बार उनकी बात को मानने के लिए मना कर देता था, पर अब वो बिना किसी बात के हंस हंस कर बात कर रहा था और वो बिल्कुल लाफिंग बुद्धा बन गया था। और अब तो वो उनका गेस्ट बनकर रायजादा मैंसन में भी जाने को तैयार था। मयूरी ने तुरंत रिया को सभी अरेंजमेंट्स करने को कह दिया। उसने बिना आहान से पूछे ही रमेश से कहकर 2 गेस्ट रूम तैयार करवा दिए थे। रायजादा मैंसन पहुंचने के बाद मयूरी जैसे ही सुदेश से पूछने लगी कि वो कौन से रूम में रहने वाला है, उससे पहले ही वो सुजल की बाजू पकड़कर बोला, हमें 2 रूम्स की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी रूम में रहूँगा जिसमें सुजल रहेगी, मुझे उसका ध्यान भी रखना है। सुजल ने तुरंत उसका हाथ हटाते हुए कहा, मुझे अपना ध्यान रखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। सुदेश फिर उसे पकड़ते हुए बोला, पर मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अगर किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा तो फिर विक्रांत का क्या होगा? ये सुन सुजल ने गुस्से से कहा, तुम एक ही बात बार बार कहना बंद करो, मुझे मयूरी को कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सुदेश ने शांत होकर कहा, हाँ तो बता दो, मैं भी आराम से सुन लूँगा। अब तो वैसे भी हम सब एक फैमिली हैं, हमारे बीच का रिश्ता तो अब इतना गहरा है कि तुम मयूरी को हमारे बारे में सब कुछ बता सकती हो, फिर वो भी हमें आशीर्वाद दे देगी। पर इससे पहले सुजल उसे मना कर पाती, सुदेश अपना मुंह लटकाते हुए फिर बोला, सुजल तुम पहले ही मेरा फ़ायदा उठा चुकी हो, क्या अब तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? उसकी बात सुनकर सुजल वही खड़े आहान और मयूरी की तरफ देखने लगी, जो हैरान होकर उसी की तरफ देख रहे थे। वो इस गलत फहमी को दूर करना चाहती थी और उन्हें सब बताना चाहती थी, पर उसे पता था कि सुदेश के रहते उसका कुछ भी एक्सप्लेन करना सब वेस्ट होगा। तभी मयूरी बोली, आप लोग काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए आप रेस्ट कर लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। सुजल मयूरी से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वो सुदेश के सामने उसे कुछ नहीं कह सकती थी। सुजल ने भी यही डिसाइड किया कि वो सुदेश के सोने के बाद ही मयूरी को सब कुछ बताएगी। तभी उसने कहा, अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतना कहकर सुजल सुदेश को खींचकर गेस्ट रूम में ले गई। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी और परी भी सो चुकी थी। मयूरी चेंज करने के बाद परी से मिलने उसके रूम में गई तो उसने देखा परी ने अपने फेवरेट पिगी टॉय को गले लगाया हुआ था और सपनों में बोल रही थी, उसके पास छोटा भाई है, मुझे भी छोटा भाई चाहिए। जैसे ही मयूरी ने उसकी बात सुनी, उसने प्यार से परी के गालों पर किस कर दिया। परी अभी भी नींद में यही बोल रही थी, मम्मा मुझे एक छोटा भाई चाहिए, आप मेरे लिए छोटा भाई लाओगे ना? ये सुन मयूरी अचानक खड़ी हुई और सोचने लगी, मुझे और आहान को साथ रहते हुए इतना वक्त हो गया, पर मैं अभी तक प्रेग्नेंट कैसे नहीं हुई? मयूरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से आहान के कदमों की आहट सुनाई दी। तभी आहान ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया। उसे कुछ सोचता हुआ देखकर वो बोला, क्या हुआ, तुम किस सोच में खोई हो? ये सुन मयूरी बोली, आहान हम दोनों इतने वक्त से एक साथ हैं, पर क्या?
तब मयूरी ने कहा, पर ये एक बाही चाहती है। ये सुनकर अहान बोला, तो तुम कहना क्या चाहती हो? वैसे मेरी ही गलती है, मैं ही तुम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। कोई नहीं, मैं आज पिछली सारी कमी पूरी कर दूंगा। अहान शांत हो जाइए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अहान उसे उठाकर अपने रूम में ले गया। वहीं गेस्ट रूम में सुजल अपनी नाइट ड्रेस पहनने वॉशरूम जाना चाहती थी, पर सुदेश उसे वहां नहीं जाने दे रहा था। वो कह रहा था, आज तुम बहुत थक गई हो, अगर तुम अकेले नहाने गई तो मुझे डर है कि तुम बेहोश ना हो जाए, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने आगे कहा, वैसे तुमसे ज़्यादा थकान मुझे लग रही है, अगर नहाते नहाते मैं बेहोश हो गया तो? पर सुजल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब सुदेश अंदर नहाने गया तो उससे गिरने की एक्टिंग की ताकि सुजल अंदर आ जाए, पर अपने सामने एक नौकर को देखकर उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? नौकर बोला, सुजल मैम ने कहा था कि वो दूसरे रूम में नहाने के लिए जा रही है, इसलिए उन्होंने मुझे आपका ध्यान रखने को कहा था। उसकी बात सुन सुदेश गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत उसे बाहर जाने को कहा। फिर नहाने के बाद वो बेड पर लेटा सुजल का वेट कर रहा था, पर काफ़ी देर बाद भी सुजल का कोई पता नहीं था। वो उसे ढूंढने जाने ही वाला था कि तभी सुजल एक ट्रे में उसके लिए खाना लेकर अंदर आई। क्योंकि सुजल भी हमेशा उसका ध्यान रखती थी और कभी उससे डरती नहीं थी, इसलिए सुदेश को वो बहुत पसंद थी। वो दोनों खाना खा रहे थे, पर सुजल तो खाना खाते खाते भी त्रिपाठी फैमिली के बारे में ही सोच रही थी। खाना हो जाने के बाद सुदेश ने सुजल को भी सो जाने को कहा, पर सुजल बोली, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम करना है, इसलिए मैं अभी सो नहीं सकती। जैसे ही सुजल ने अपनी बात खत्म करके उसकी ओर देखा, सुदेश तब तक सो भी चुका था। तभी वो बोली, आई एम सॉरी सुदेश। सुदेश सुजल ने सुदेश के खाने में नींद की दवा मिला दी थी। फिर वो उसे ब्लैंकेट उठाकर बाहर चली गई। चारों तरफ एकदम शांति ही शांति थी। घर के सभी लोग सो चुके थे। उसे पता था कि मयूरी का रूम सेकंड फ्लोर पर है। वो चुपचाप मास्टर बेडरूम के बाहर आ गई और रूम की विंडो पर कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से मयूरी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी, अहान अब मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। जब सुजल को लगा कि मयूरी एकदम ठीक है तो वो वापस नीचे आ गई। फिर वो रायजादा मैंसन की बाउंड्री पर चढ़ने लगी। सुजल मयूरी की सीक्रेट गार्ड थी। उसे दीवार पर चढ़ना, फायरिंग, मार्शल आर्ट्स सबकी ट्रेनिंग दी गई थी। दरअसल वो अपने अपार्टमेंट वापस जाना चाहती थी, पर बिना किसी को पता लगे। उसे पता था कि दिन की रोशनी में त्रिपाठी फैमिली के लोग ज़रूर उसे फिर से पकड़ लेंगे। ये भी हो सकता था कि वो लोग रात में भी उस पर नज़र बनाए रखने के लिए रायजादा मैंसन के आसपास ही हो। इसलिए सुजल बहुत ध्यान से और सबकी नज़रों से बचकर वहाँ से जा रही थी। वो जैसे ही बाउंड्री से कूदने वाली थी, तभी पीछे से उसे सुदेश की आवाज़ आई, आधी रात को तुम दीवार से कूद कर कहाँ जा रही हो? तुम आखिर चाहती क्या हो? उसके बाद सुन वो हैरान हो गई। उसने तो सुदेश के खाने में नींद की दवा मिलाई हुई थी, तो वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? वो यही सब सोच रही थी कि तभी सुदेश बोला, मैं किंग ऑफ मेडिसिन और डेविल हूँ, जानती हो ना? क्या मैं ये मामूली सी नींद की दवा भी नहीं पहचान पाऊँगा? सुदेश को पता था कि उस खाने में नींद की दवा है, इसलिए सुजल के वहाँ से जाने के बाद उसने उस दवा का असर खत्म करने के लिए दूसरी दवा ले ली थी। वो अपने मन में बोला, क्या इस तरह किसी प्रेग्नेंट लेडी को उछल कूद करनी चाहिए? ये लड़की सच में मुझे एक दिन हार्ट अटैक दे देगी। तभी वो वहाँ से नीचे आ गई और उसने गुस्से में कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? उसकी बात सुन सुदेश उदास हो गया। सुजल बोली, सुदेश मुझे तुम्हें कुछ बातें साफ करनी है। तुम नहीं जानते लेकिन मैं मयूरी की। पर सुदेश ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी बात सुन सुजल बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरा नाम सुजल भट्ट है। भट्ट फैमिली के सभी लोग जन्म से ही अपने मिशन की तरह अच्छी तरह जानते हैं। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले सुदेश बोला, भट्ट फैमिलीज में से एक है जो सैकड़ों सालों से त्रिपाठी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, और तुम त्रिपाठी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी मयूरी की सीक्रेट गार्ड हो। तुम्हें बचपन से ही उसे प्रोटेक्ट करने और उसके साथ रहने का काम दिया गया है। यही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है। 4 साल पहले त्रिपाठी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ था कि तुम वहाँ की राजकुमारी मयूरी को जख्मी हालत में सूरत ले आई थी, और अब भी तुम हमेशा उसके साथ सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही रहती हो। और तुम्हारी वजह से ही मयूरी आज रायजादा फैमिली की बहू और अहान रायजादा की वाइफ है। उसकी बात सुन सुजल हैरान रह गई और बोली, तुम्हें कैसे पता कि भट्ट फैमिली और त्रिपाठी फैमिली? तब सुदेश बोला,
हमारे और त्रिपाठी फैमिली के बीच भी एक पुराना रिश्ता है। हालांकि मैं इस मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, पर बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारा सरनेम भट्ट है। जब से त्रिपाठी फैमिली ने मेरी शिप पर नज़र रखना शुरू किया और तुम भी तो लगातार मयूरी से मिलने की जिद कर रही थी, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। सूजल ने चिंता करते हुए कहा। हाँ, और मुझे पता है कि त्रिपाठी फैमिली के लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तभी सुदेश बोला, पर त्रिपाठी फैमिली में उस साल आखिर हुआ क्या था? सूजल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे सच बताए या नहीं, पर वो कुछ फासला ले पाती उससे पहले ही उन पर सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पड़ गई। इसलिए वो लोग वहाँ से लिविंग रूम में आ गए। नीचे बहुत आवाज़ हो रही थी, जिसे सुनकर अहान भी मयूरी के साथ नीचे लिविंग रूम में आ गया, पर वहाँ का नज़ारा देख हैरान रह गया। सुदेश सूजल से जिद करते हुए कह रहा था, बस ये एक दवाई खा लो, चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। सूजल ने साफ मना करते हुए कहा, पर मैं ये दवाई क्यों खाऊं जब मैं बीमार ही नहीं हूं तो? इस पर सुदेश बोला, अगर तुम बीमार नहीं हो तो आधी रात को आराम से सोने की जगह तुम दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रही थी? तुम्हें पता भी है तुम भले ही दिखने में ठीक लग रही हो, पर तुम्हारा दिमाग बीमार है। इस वक्त किंग ऑफ मेडिसिन की कीमती दवाई हवा में इधर से उधर घूम रही थी। ये सब देख आधी राधी नींद में जगी हुई मयूरी बोली, ये आप दोनों इतनी रात को सोने की जगह दवाई के साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं? आपको पता है आपके गेम को एंजॉय करने के लिए घर के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। उसकी बात सुन सूजल जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने लगी, सुदेश ने तुरंत उसके मुंह में वो दवा डाल दी। सूजल उसे घूर कर देखने लगी। कुछ देर बाद सूजल मयूरी का हाथ पकड़कर काउच पर बैठ गई और धीरे से उसे बोली, मयूरी, मैं अब जो भी तुमसे कहने जा रही हूँ वो सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, पर प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं तुमसे जो भी कह रही हूँ वो सब सच है। मयूरी ने जब उसे इतना सीरियस देखा तो वो भी सीरियस हो गई। उसकी आंखों से नींद एकदम गायब हो गई थी और वो सूजल की तरफ देखते हुए उसे बताने लगी, सूजल, तुम्हें पता है जब तुम गायब हो गई थी तो मुझे भी पीछे से बहुत सी यादें आ गई थी। मुझे याद है तुम बचपन से ही हमेशा मेरे साथ रहती थी और तुम मेरी। कहते कहते वो अचानक चुप हो गई और सुदेश की तरफ देखने लगी। ये देख सुदेश ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, ये तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड थी। उसके मुंह से यह सुन मयूरी हैरान हो गई और सूजल को देखने लगी। सूजल तुरंत बोली, मैंने इसे कुछ नहीं बताया, उसे पहले से ही सब कुछ पता है। ना सिर्फ मेरे बारे में बल्कि त्रिपाठी फैमिली के बारे में भी काफ़ी कुछ पता है। उसकी बात सुन मयूरी रिलैक्स हुई। फिर उसने पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सब सूजल को बता दिया, पर अभी भी ऐसी बहुत सी बातें थी जो मयूरी को याद नहीं थी। उसकी यादों में सुमित त्रिपाठी तो उसके डैड थे, पर उसकी मॉम का उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी मयूरी अचानक कुछ सोचते हुए बोली, सूजल, क्या मैं त्रिपाठी फैमिली की बड़ी बेटी हूँ? आई मीन त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी? सूजल ने तुरंत कहा, हाँ। ये सुनकर मयूरी हैरान रह गई। सूजल ने उसे बताया, त्रिपाठी फैमिली में पैदा होने वाले बच्चों में कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होती है, इसलिए तुम भी बाकी बच्चों से काफ़ी डिफरेंट थी। तुम्हारी खूबसूरती के अलावा तुम्हें कुछ भी एक बार देखते ही याद रहने की पावर है। बचपन से ही तुम्हें कुछ ऐसा था जिसमें लोग तुम्हारी तरह अट्रैक्ट होने लगते थे। सब यही कहते थे कि बड़ी होकर तुम त्रिपाठी फैमिली की सबसे अच्छी हेड बनोगी। कुछ सेकंड रुक कर वो फिर बोली, तुम्हारी फैमिली को तो जैसे कोई श्राप मिला हुआ था। तुम्हारी मॉम ने 5 बच्चों को जन्म दिया था, पर उनका हर बच्चा जन्म लेने से पहले या फिर जन्म लेते ही मर जाता था। तुम उनकी छठी बच्ची थी। तुम्हारे जन्म के बाद त्रिपाठी फैमिली के हेड और तुम्हारे दादाजी बहुत खुश थे। त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग और बाहर भी सब उन्हें बप्पा जी कहकर बुलाते थे। उन्हें इस बात की बहुत फिक्र थी कि त्रिपाठी फैमिली में रहने की वजह से बाकी बच्चों की तरह तुम्हारी जान भी ना चली जाए, इसलिए उन्होंने तुम्हें चुपचाप फैमिली से निकाल कर मेहता फैमिली की देख रेख में भेज दिया गया था और वहाँ तुम्हें मेहता फैमिली की छोटी बेटी और रोशनी कहकर बोला जाता था। तुम भले ही त्रिपाठी फैमिली में पली बड़ी नहीं हो, पर फिर भी तुम ही त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी हो, उनकी फ्यूचर हेड। त्रिपाठी फैमिली के जो सबसे बड़े बच्चे होते थे उनमें ही ये स्पेशल पावर होती थी, इसलिए फैमिली के दूसरे लोग इस बात से जलते थे और त्रिपाठी फैमिली एक दूसरे के बीच फैमिली का हेड बनने के लिए लड़ाइयाँ चलती रहती थी। सूजल ने आगे कहा, बप्पा जी ने बाहर के अभी लोगों को यही बताने का ऑर्डर दिया था कि तुम्हारी मॉम के सभी बच्चे किसी बीमारी की वजह से मर चुके हैं, पर मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इसलिए जब मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की
तो मुझे पता लगा कि उन बच्चों की मौत के पीछे किसी और का हाथ था। सूजल की बात को मयूरी के अलावा वहाँ बैठे आहान और सुदेश भी बहुत ध्यान से चुपचाप सुन रहे थे। तुम्हारी मॉम दिल की बहुत अच्छी थी और प्योर थी, इसलिए उन्हें कभी इस बात को लेकर किसी पर भी शक नहीं हुआ। पर पप्पा जी को इस बारे में पता लग गया था, इसलिए उन्होंने तुम्हारी सेफ्टी चाहिए, इसलिए तुम्हें त्रिपाठी फैमिली से दूर मेहता फैमिली में भेज दिया था। मेहता फैमिली भी काफ़ी सालों से त्रिपाठी फैमिली की देखभाल और सिक्योरिटी के लिए ही काम करती थी। वहाँ भी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का पूरा ख्याल रखा जाता था। तुम बचपन से ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे मॉम डैड से ही मिलता था। मिस्टर सुमित त्रिपाठी भी तुमसे बहुत प्यार करते थे। वो तो तुम पर अपनी जान छिड़कते थे, इसलिए वो तुमसे मिलने हर हफ्ते मेहता फैमिली में भी आते थे। मयूरी बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अतीत में इतना कुछ हुआ है। तभी सूजल ने आगे बताते हुए कहा, स्कूल की पढ़ाई के साथ ही पप्पा जी ने अपनी पोती और त्रिपाठी फैमिली की प्रिंसेस यानी तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करवा दी। तुम्हारे लिए उन्होंने हर तरह के अलग अलग टीचर्स रखवाए। जब तुम 13 साल की हुई तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें त्रिपाठी फैमिली में ले जाने के लिए आ गए। उसके अगले दिन ही आर्यन रायचंद की फैमिली भी फ़ौरन सेटल हो गई। त्रिपाठी फैमिली में जाने के बाद तुम रोशनी नहीं बल्कि वहाँ की प्रिंसेस और फ्यूचर हेड थी। कुछ सालों बाद तुम्हें आगे की एजुकेशन के लिए फ़ौरन भेज दिया गया। जब अपनी पढ़ाई पूरी करके तुम त्रिपाठी फैमिली में वापस लौटी तभी वहाँ एक हादसा हुआ। इतना कहकर सूजल अचानक कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई और फिर उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास होती थी और मैं ही तुम्हें यहाँ सूरत लेकर आई थी। मुझे पता था कि अगर उन लोगों को तुम्हारे जिंदा होने की खबर मिल गई तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे। मुझे पता था कि यहाँ नहीं तुम्हारे होने वाले बच्चे का पिता है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए राजादा मैंसन में एज ए नर्स भेज दिया। इसलिए मैंने अपनी और तुम्हारी आइडेंटिटी भी सबसे छिपा कर रखी। फिर तुम और अहान एक दूसरे के करीब आने लगे और जब मुझे पता लगा कि तुम दोनों ही में एंगेजमेंट करने वाले हो तब जाकर मैं कहीं रिलैक्स हुई, क्योंकि इसके बाद तुम पर कोई भी अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। सूजल ने उसे आगे बताया, मैंने तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में फिर से याद नहीं दिलाया क्योंकि मैं ऐसा करके फिर से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। पर तभी तुम्हारी लाइफ में आर्यन रायचंद आ गया जो तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे हमेशा यही फिक्र रहती थी कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले कि मैं वही लड़की हूँ जो हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहती थी। इसलिए उसके पूछने पर भी मैंने उसे अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया और इसलिए मैं हमेशा तुमसे उससे दूर रहने को कहती थी। पर नैना और मेहता फैमिली के मैटर की वजह से तुम फिर से त्रिपाठी फैमिली की नज़रों में आ गई थी और उसी दिन के बाद से तुम पर और मुझ पर अटैक होने शुरू हो गए। इसलिए मैं मेडिकल सेमिनार के लिए फ़ौरन जाने का बहाना बनाकर त्रिपाठी फैमिली की हरकतों का पता लगाने के लिए उत्तराखंड गई थी। वहां जाकर जब मुझे पता लगा कि त्रिपाठी फैमिली तुम्हारी जान लेना चाहती है तो मैं तुरंत वहां से वापस आकर इस बारे में तुम्हें बताना चाहती थी और तुम्हारी सीक्रेट गार्ड होने के नाते तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। पर उससे पहले ही त्रिपाठी फैमिली के आदमी तुम्हारे पीछे लग गए थे। उन लोगों को तुम तक पहुंचने से रोकने के लिए मैं फ़ौरन चली गई ताकि वो लोग सिर्फ मेरे पीछे आकर ही रह जाए और हार मान कर वापस चले जाए। पर उन गुंडों ने वहां भी लास्ट तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे फिर समंदर में कूदना पड़ा। सूजल ने मयूरी को सब कुछ डिटेल में बता दिया था। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी, तुम्हारा असली नाम मयूरी नहीं बल्कि परी त्रिपाठी है। जब तुम्हारे साथ वो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से तुम सब कुछ भूल चुकी थी, पर त्रिपाठी फैमिली में तब जो कुछ भी हुआ वो सच में बहुत भयानक था। ये सुन मयूरी धीरे से बोली, मैं परी त्रिपाठी, पर मेरी मोम का क्या हुआ? और इतना प्यार करने वाले मेरे डैड मुझे इतनी नफरत क्यों करने लगे कि अब वही मेरी जान के पीछे पड़े हैं? पर सूजल कुछ नहीं बोली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सवालों के जवाब मयूरी को ही देना ही नहीं चाहती हो। उसे चुप देखकर मयूरी बोली, सूजल, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? क्या तुम इसलिए चुप हो क्योंकि मेरी मोम की मौत का ताल्लुक मुझसे है? क्या इसलिए मेरे डैड मुझे अपनी बेटी नहीं मानना चाहते और मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं? सूजल अचानक गुस्से में आ गई और बोली, वो आदमी तुम्हारा डैड नहीं है, वो तो एक दरिंदा है। अगर वो नहीं होता तो मिस्टर सुमित त्रिपाठी और तुम्हारी मोम जिंदा होते। ये सुन मयूरी अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, क्या क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारा मतलब है कि मेरे मोम और डैड दोनों? वो बहुत दुखी हो गई थी। उसे इस तरह परेशान देखकर अहान तुरंत उसके पास आया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी मयूरी अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखों से
सूजल की तरफ देखते हुए बोली, पर अब एग्जैक्टली क्या हुआ था? अगर मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है तो वो इंसान कौन है जो खुद को सुमित त्रिपाठी कहता है? तब सूजल बोली, वो नरेंद्र त्रिपाठी है, तुम्हारे डैड का जुड़वा भाई। वो सच में एक नंबर का धूर्त इंसान है जिसे त्रिपाठी फैमिली के बप्पा जी ने परिवार से बेदखल कर दिया था। ये सुन मयूरी एकदम हैरान रह गई। तब सूजल ने उसे बताया, बप्पा जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुमित और छोटे बेटे का नाम नरेंद्र था। मिस्टर सुमित बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान थे, जबकि उनका छोटा बेटा नरेंद्र बहुत ही धूर्त और चालाक इंसान था जिसे अपने ही भाई से नफरत थी। त्रिपाठी फैमिली में बड़े बच्चे के पास स्पेशल पावर्स जन्म से ही होती थी, इसलिए मिस्टर सुमित के पास भी कमाल की इंटेलिजेंस पावर थी। उनका बिजनेस करने का स्टाइल और टैलेंट अच्छों को पीछे छोड़ देता था। पर छोटा होने की वजह से नरेंद्र के पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी, इसलिए वो अपने बड़े भाई से बहुत जलता था और उसे ये बात भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि मिस्टर सुमित ही त्रिपाठी फैमिली के हेड बनने वाले थे। हालांकि मिस्टर सुमित हमेशा अपने छोटे भाई की गलतियों को माफ़ कर देते थे। सूजल जब कुछ याद करते हुए उसे धीरे धीरे बता रही थी, बचपन से ही नरेंद्र अपने भाई से वो हर एक चीज़ छीन लेना चाहता था जो उसे पसंद थी। फिर बाद में मिस्टर सुमित की मुलाकात तुम्हारी मॉम माधुरी से हुई थी। अपनी माँ का नाम सुन मयूरी की आंखें फिर गीली हो गईं। एक बार जब कुछ लोग माधुरी जी को परेशान कर रहे थे तब उन्हें मिस्टर सुमित ने ही बचाया था। थैंक यू कहने के लिए जब उन्होंने तुम्हारे डैड को डिनर पर इनवाइट किया तो उसका पता नरेंद्र को लग गया और हम शक्ल होने की वजह से वो इसका फ़ायदा उठाकर माधुरी जी से मिलने चला गया। नरेंद्र तो पहली बार देखते ही माधुरी जी को पसंद करने लगा था, पर माधुरी जी सिर्फ मिस्टर सुमित को पसंद करती थी और एक दिन ये सच्चाई भी फिर सबके सामने आ गई। जल्दी ही मिस्टर सुमित और माधुरी जी ने शादी करने का फैसला कर लिया, पर शादी वाले दिन जब नरेंद्र ज़बरदस्ती तुम्हारी मॉम से शादी करने लगा तो मिस्टर सुमित ने ये बात बप्पा जी को बता दी और इस वजह से बप्पा जी ने उसे त्रिपाठी फैमिली से बेदखल कर दिया। यह सब सुन मयूरी को अपने चाचा से नफरत हो रही थी, पर तभी उसे सूजल के मुंह से सुना। इतना सब हो जाने के बाद भी मिस्टर सुमित अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। इतना ही नहीं, वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद वो अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगे। इस बीच माधुरी जी भी प्रेग्नेंट हो गई, पर एक के बाद एक उनके 5 बच्चे मर गए। फिर कुछ सालों बाद तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हें बचाने के लिए मिस्टर सुमित ने तुम्हें बप्पा जी से बात करके मेहता फैमिली की देख रेख में भेज दिया। जब तुम 13 साल की हुई तो तुम्हें त्रिपाठी फैमिली वापस लाया गया और जब आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें फॉरेन गई तो वहाँ तुम सुहाना से मिली। सब लोग सुजल की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और अहान उसको तो पलकें भी नहीं झपक रही थी। वो एकटक सुजल की तरफ देख ही रहा था। सुजल आगे बोली, बहुत सालों तक नरेंद्र का किसी को कुछ पता नहीं लगा, पर कुछ सालों पहले वो सड़क पर भीख मांगते हुए देखा गया। मिस्टर सुमित उसे ऐसी हालत में नहीं देख पाए, इसलिए वो उसे वापस घर ले आए और उसे कंपनी के छोटे मोटे काम संभालने को दे दिए, पर उन्होंने इस बारे में पप्पा जी को नहीं बताया था। इतनी देर से बोलते बोलते सुजल थक गई थी, उसकी आवाज़ भी भारी हो गई थी। ये देख सुदेश तुरंत उठा और उसे एक गिलास पानी देते हुए बोला, पहले थोड़ा पानी पी लो फिर सब बता देना। पानी पीने के बाद सुजल फिर बताने लगी, नरेंद्र कंपनी में घुसते ही इलीगल काम करने लगा। कोई भी जब उससे इस बारे में पूछता तो वो बोलता कि वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है। थोड़े टाइम बाद मिस्टर सुमित ने उसे कंपनी की हाफ मैनेजमेंट पावर्स दे दी और तभी से नरेंद्र ने अपने बड़े भाई की हर एक चीज़, उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका सब कुछ सीख लिया। धीरे धीरे उसने खुद को इस तरह मेंटेन कर लिया कि माधुरी जी और पप्पा जी के अलावा कोई भी उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि ये मिस्टर सुमित है या नरेंद्र त्रिपाठी। फिर उसने मयूरी की तरफ देखा और बोली, मयूरी, तुम खूबसूरत होने के साथ साथ बिजनेस में अपने डैड के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड थी, इसलिए फ़ौरन से पढ़ाई करने के बाद तुम त्रिपाठी फैमिली का बिजनेस संभालने लगे। बप्पा जी ये बात पहले से जानते थे कि मिस्टर सुमित दिल के कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे और वो गलत को भी सहते रहते थे, इसलिए उन्हें त्रिपाठी फैमिली का हेड नहीं बनाया जा सकता। इसलिए वो हमेशा से ही तुम्हें फैमिली का हेड बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो त्रिपाठी फैमिली की मोहर भी तुम्हें सौंप दी थी। सुजल को आज भी वो काली रात याद थी जब वो मयूरी का प्रेगनेंसी चेकअप करवा कर त्रिपाठी मैंसन में वापस आ रही थी। उस रात उसे स्टडी रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस रात को याद करते हुए उसने मयूरी को बताया, उस रात वो आवाज़ सुनकर मयूरी तुम सीधा स्टडी रूम की तरफ जाने लगी, पर तभी तुम्हारी मॉम ने तुम्हें रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम प्रेगनेंसी की हालत में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस लो। फिर उन्होंने तुम्हें तुम्हारे रूम में रेस्ट करने के लिए भेज दिया। मैं भी तब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे रूम में ही चली गई।
पर आधी रात बीतते ही खिड़कियों से धुआं आता हुआ दिखाई देने लगा। चारों तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखने लगी। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर त्रिपाठी मैंसन को जलाने की कोशिश की थी। मैंने वहां हेल्प के लिए सबको आवाज़ दी, पर वहां कोई नहीं था। मैंने कॉल करके बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, पर उस वक्त नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। हमारे मॉम डैड फर्स्ट फ्लोर पर थे और आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। मैं तुम्हें वहां से कहीं सेफ जगह ले जाना चाहती थी, पर तुम अपने मॉम डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। तभी मिस्टर सुमित और माधुरी जी जैसे तैसे करके वहां आए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगे, पर तभी कुछ गुंडे फायर सूट पहनकर और हाथ में गन्स लिए उनके पीछे आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर वहां से भाग जाने को कह रहे थे, पर तुम भी बस यही बोले जा रही थी, मॉम मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर जब मिस्टर सुमित ने मेरी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं, शायद वो लोग ये बात जानते थे कि वो गुंडे उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले, इसलिए उन्होंने तुम्हें वापस तुम्हारे रूम में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि मैं तुम्हें वहाँ से किसी भी तरह दूर ले जाऊं। वो दरवाजे के बाहर से बस यही कहे जा रहे थे, परी डैड की बात ध्यान से सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, तुम्हें हर हाल में खुद को जिंदा रखना है। चली जाओ परी, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम अपना हमेशा ध्यान रखना। सूजल की ये बात सुनकर मयूरी जोर जोर से रोने लगी। सूजल और रहान ने उसे संभाल कर बैठाया और पानी पिलाया। फिर सूजल खड़ी हुई और उसने आगे कहना शुरू किया, मयूरी तुम उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मैं अकेले तुम सबको आग से बचाकर नहीं ले जा सकती थी। मिस्टर सुमित भी ये बात समझते थे। तुम उस वक्त बहुत रो रही थी और मैं तुम्हें समझा रही थी कि अगर तुम वहाँ रो रही हो तो तुम्हारे मॉम डैड के साथ तुम्हें भी मारी जाओगी। तुम्हारे मॉम डैड का मरना तो तय था, इसलिए कम से कम तुम अपनी जान बचाकर मेरे साथ चलो, वरना तुम कभी अपने मॉम डैड की मौत का बदला भी नहीं ले पाओगी। और ईश्वर की कृपा से मेरे लगातार समझाने पर तुम मेरी बात मान गई और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे रूम की विंडो से नीचे ले जाने लगी। पर उस विंडो से नीचे उतरने के लिए जो पाइपलाइन लगी थी वो आग की लपटों की वजह से एकदम गर्म हो गई थी। वहाँ से तुम्हारा नीचे उतरना बहुत मुश्किल था और फिर तुम प्रेग्नेंट भी थी, पर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से तुम वहाँ से नीचे आ गई। पर उस गर्म पाइप से उतरने की वजह से तुम्हारा पेट और बॉडी के बहुत से हिस्सों पर घाव हो गए थे। नीचे आने के बाद कोई हम तक पहुँच पाता उससे पहले ही मैं तुम्हें वहाँ बने एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर ले गई। इस सीक्रेट दरवाजे के बारे में सिर्फ मुझे, तुम्हें और तुम्हारे मॉम डैड को ही पता था। सूजल की बहादुरी के बारे में सुन सुदेश उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो चमकती आंखों से उसे देख रहा था। अहान भी उसकी बातों से इम्प्रेस था, पर उसका सारा ध्यान मयूरी को संभालने में था। तभी सूजल आगे बोली, वहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा था कि मैं एक बार पप्पा जी से मिल लूँ, पर तुम्हारी जान को खतरा होने के डर से मैं उनसे नहीं मिली। ये बात साफ थी कि त्रिपाठी मैंसन की सिक्योरिटी के साथ कुछ तो हुआ था, तभी उस आग के बारे में किसी को नहीं पता लग पाया था। और ये भी हो सकता था कि पप्पा जी को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। यही सब सोचकर मैं तुम्हें उनके पास नहीं लेकर गई। अगर ये सब नरेंद्र का किया धरा था तो ये पक्का था कि वो तुम्हें भी कहीं छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से लेकर इस नए शहर सूरत ले आई। तुम्हारी हालत ख़राब थी और तुम्हें बहुत चोट भी आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वहीं तुमने एक बच्ची को जन्म दिया, पर उसके बाद तुम काफ़ी टाइम तक कोमा में चली गई। त्रिपाठी फैमिली में तुम्हें सब परी के नाम से जानते थे, पर मेरे कहने पर तुमने अपना नाम मयूरी रख लिया। फिर तुमने अपनी बच्ची का नाम भी परी रखा। मयूरी उसे हैरानी से देख रही थी तो सूजल बोली, हाँ मयूरी, तुमने अपना नाम ही अपनी बेटी को दे दिया था। लगभग 1 साल बाद तुम ठीक होने लगी, पर तभी पता लगा कि पप्पा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। और उसके बाद ये बातें सुनने में आई कि माधुरी जी की मौत के बाद सुमित त्रिपाठी ने सारा बिजनेस अपने हाथों में ले लिया था। पर यह सच नहीं था। तुम ये बात अच्छे से जानती थी कि जिस इंसान ने बिजनेस अपने हाथों में लिया है वो तुम्हारे डैड नहीं बल्कि उनका छोटा भाई नरेंद्र था, क्योंकि तुम्हारे मॉम और डैड तो तुम्हारी आंखों के सामने ही उस आग की लपटों में जलकर मर गए थे। अपने माँ बाप की मौत के बारे में जानकर मयूरी एकदम मायूस हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। सूजल ने कहा, उस वक्त तुम उस गिरे हुए इंसान को मार डालना चाहती थी जिसने तुमसे तुम्हारे मॉम डैड और बाकी सब कुछ छीन लिया, पर उस वक्त तुम ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं थी कि तुम इन सब का बदला ले सको, क्योंकि जल्दबाजी करने से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता था। फिर धीरे धीरे 1 साल और बीत गया,
परी भी बड़ी होने लगी, पर उसका चेहरा तुमसे नहीं बल्कि अहान रायजादा से मिलता था। उस वक्त तुमने मुझसे कहा था, तुमने परी को सब कुछ सिखा दिया है ना। तब मैंने तुम्हें अहान की फ़ोटो दिखाते हुए कहा, हाँ परी बहुत स्मार्ट है। आखिर बेटी जो है तुम्हारी, भले ही वो ज़्यादा कुछ ना बोल पाए, पर अहान को डैड तो कहकर बुला ही दे सकती है। पर अपने डैड की फ़ोटो देखकर इतना तो समझ गई है कि इसके डैड कैसे दिखते हैं। उसकी ये बात सुन अहान की अनकही बड़ी बेटी हो गई थी। वो आगे की बात और ध्यान से सुनने लगा। सूजल मयूरी की तरफ देख कर बोली, तुम परी से बहुत प्यार करती थी और उसे खुद से दूर नहीं रखना चाहती थी, पर अगर तुम उसे खुद के पास रखती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। तुम हर हाल में अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर तुम्हें यह भी पता था कि अगर परी तुम्हारे पास रही तो उसकी जान को भी खतरा होगा, और अगर परी अपने डैड अहान रायजादा के साथ रहेगी तो एक अच्छी और सिक्योर लाइफ जिएगी। तब मैंने भी तुमसे कहा था मयूरी, मैंने परी और मिस्टर अहान रायजादा की डीएनए रिपोर्ट तैयार करवा दी है। उसके बाद तुमने खुद परी को डीएनए रिपोर्ट के साथ रायजादा मैंशन छोड़ा, जहाँ परी अहान रायजादा से मिली। ये सुनते ही अहान को वो पल याद आ गया जब उसकी और सनाया की शादी वाले दिन परी उस डीएनए रिपोर्ट के साथ रायजादा मैंशन आई थी। वो उसी पल में खो गया था कि तभी सूजल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वो होश में आया। सूजल कह रही थी, पर तभी हम दोनों को पता लगा कि पप्पा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों तुरंत उत्तराखंड के लिए निकल गए। तब तुमने सोचा था कि तुम नरेंद्र त्रिपाठी का सच सबको बता दोगी, पर जब तुम हॉस्पिटल पहुंची तो वहां त्रिपाठी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, बल्कि ये सारा प्लान तो नरेंद्र त्रिपाठी का ही था। उसे शक हो गया था कि तुम जिंदा हो, इसलिए उसने तुम्हें वहां बुलाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। वहां उस हॉस्पिटल में सिर्फ नरेंद्र के ही लोग भरे हुए थे। वहां से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हालांकि मैंने जैसे तैसे करके तुम्हें वहां से बचा लिया था, पर वहां से निकलते वक्त तुम्हारे सिर पर काफ़ी बार अटैक किया गया था, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत चोट आ गई थी। फिर मैं एक बार फिर तुम्हें वापस सूरत ले आई। फिर सिर पर चोट लगने की वजह से तुम फिर से कोमा में चली गई, और उसके बाद जब तुम्हें होश आया तो तुम अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। ये सब सुनकर उसकी याददाश्त जाने के बारे में अहान और मयूरी के मन में जितने भी सवाल थे उन्हें उनके जवाब मिल गए थे। लेकिन तभी सूजल ने आगे कहा, पर मैं ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि तुम अकेले उस नरेंद्र त्रिपाठी का कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम उसके शहर में कदम भी रखती तो उसे इस बारे में तुरंत पता लग जाता और वो फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाता। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमारी हेल्प सिर्फ और सिर्फ अहान कर सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारे ठीक होने का वेट किया और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी सबसे छिपा कर रखी। फिर मैंने तुम्हें नर्स की ट्रेनिंग दिलवाई और परी की नर्स बनाकर राजदा मैंसन भेज दिया। सूजल की बात सुनकर मयूरी के पास बैठा अहान दंग रह गया। उसके सामने वो सीन घूमने लगा जब वो मयूरी से पहली बार मिला था, पर उसके साथ साथ उसे अब तक के अपने सभी सवालों का जवाब भी मिल चुका था। फिर सूजल धीरे से मयूरी की आंखों में देखते हुए बोली, आई एम सॉरी मयूरी, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे कसकर गले लगा लिया। ये 4 साल मयूरी के लिए सच में बहुत मुश्किल थे, क्योंकि इसमें उसने अपना घर, अपनी फैमिली, सब कुछ खो दिया था। अहान और सुदेश वहाँ बैठे सब कुछ सुन तो रहे थे, पर मयूरी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब उन लोगों को इतना गुस्सा आ रहा था, मयूरी को तो न जाने कितना ही गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि उसने तो ये सब कुछ सहन किया था। ये सब सोचकर अहान ने तुरंत मयूरी को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कस कर गले लगाते हुए कहा, मयूरी, अब वो वक्त बीत चुका है, इसलिए तुम प्लीज़ रिलैक्स करो। काफ़ी देर तक अहान इसी तरह मयूरी को गले लगाए रहा। कुछ देर बाद जब मयूरी शांत हो गई तो उसने फिर कहा, सूजल, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरी तो याददाश्त चली गई थी, इसलिए मुझे अहान याद नहीं है, पर मैं अहान को याद क्यों नहीं हूँ? और फिर परी हम दोनों की बेटी कैसे? सूजल ने मयूरी को उसके पास्ट से रिलेटेड हर एक बात बता दी थी, पर उसने मयूरी को यह नहीं बताया था कि अहान और वो एक दूसरे से कहाँ और कब मिले थे, और मयूरी प्रेग्नेंट कब हुई। परी भी अब 4 साल की हो चुकी थी, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि अहान को 4 साल पहले हुई इतनी बड़ी बात याद ही ना हो। मयूरी अपने मन में सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अहान ने कभी मेरा फ़ायदा उठाया हो और फिर वो मुझे छोड़कर चले गए हों। यही सोचकर मयूरी को गुस्सा आ गया। उसने अहान की तरफ गुस्से में देखा और उसका कॉलर पकड़ते हुए उससे कहा, अहान, ध्यान से सोच लीजिए और फिर मुझे सच सच बताइए कि मैं आपको याद हूँ या नहीं। वो अपने मन में सोचने लगी, मुझ जैसी सुंदर प्रिंसेस को भूल पाना नामुमकिन है। अहान को मेरे बारे में एटलीस्ट कुछ तो याद होना ही चाहिए। पर अहान हैरान होकर सूजल की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे सच में कुछ याद नहीं था।
सूजल बहुत देर तक चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे इस सवाल का जवाब कैसे दे। उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो हान की आंखों में देख भी सके। वो धीरे से मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, मयूरी, अच्छा यही होगा कि तुम खुद इस सवाल का जवाब याद करो और फिर इस बारे में अपने हस्बैंड को बताओ। मेरा इस बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा और मुझे भी लगता है कि मुझे इस बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। उसकी बात सुन अहान और मयूरी हैरान रह गए और सूजल की तरफ देखते हुए रह गए। तभी मयूरी ने अपने मन में कहा, सूजल को तो मेरा साथ देना चाहिए, पर पता नहीं ये तो क्या ही बोले जा रही है। इसका कहने का यही तो ये मतलब है कि अहान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की हो और फिर मैंने ही उनके साथ वो सब। अब तो मुझे सच में यही लग रहा है कि मैंने ही अहान का फ़ायदा उठाया होगा। क्या सच में मैं अहान के गुड लुक्स और मस्कुलर बॉडी को देखकर उन पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नशे की हालत में उनका फ़ायदा उठाया हो और फिर उन्हें छोड़कर चली गई हूँ और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर कम से कम मुझे या अहान को इस बारे में फिर भी कुछ तो याद होना ही चाहिए था। मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे बहुत घबराहट हो रही थी और सूजल, वो तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुकी थी कि वो इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। मयूरी अहान से बहुत प्यार करती थी और वो पास्ट के बारे में पता लगाकर अहान को खुद से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता था कि वो अहान से कब और कैसे मिली थी और परी कैसे हो गई थी। तभी उसने अपना मुंह लटका लिया और अहान को हक करते हुए कहा, अहान, जब सूजल हमें मिल नहीं रही थी तो आपने ही मुझसे कहा था ना कि आप बहुत लकी हैं जो सूजल ने मुझे आपके पास भेजा। क्या आप अब भी यही कहेंगे? क्या आप अब भी मुझ जैसी बीवी का साथ आगे पाना चाहेंगे? क्योंकि क्या पता मैं आप अपने साथ साथ आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम ले आऊं। तभी अहान ने उसकी आंखों में देखा और उसे मजाक करते हुए कहा, क्या मैं लिया हुआ सामान वापस कर सकता हूँ? उसकी बात सुन मयूरी ने उसे अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, नो वे, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप हमेशा के लिए मेरे हैं और मैं आपकी। पर अगले ही पल उसने फिर से अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अगर आपने मुझे अकेले त्रिपाठी फैमिली में वापस भेज दिया और मेरी जान चली गई तो आपकी प्यारी वाइफ आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर परी को भी उसकी मॉम कभी वापस नहीं मिलेगी। और फिर गन्नू का क्या होगा? हमने परी को एक भाई देने का भी तो प्रॉमिस किया है। उसकी बात सुन अहान ने हैरान होकर कहा, गन्नू, तुम हमारे बेटे का नाम गन्नू रखने वाली हो? मयूरी ने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, अहान, अब आप इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप सच में मेन पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको एक प्यारा सा बेटा चाहिए तो पहले आपको उसकी माँ का ध्यान रखना होगा। तभी अहान ने उसकी लाल हुई आंखों को देखा, जो कुछ देर पहले रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसने प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें ज़बरदस्ती स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है मयूरी। इतने वक्त में मैं तुम्हें इतना तो समझ ही गया हूँ कि तुम अभी भी बहुत दुखी हो, पर डोंट वरी, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और नरेंद्र त्रिपाठी को उसकी करतूतों की सज़ा दिलाने के बाद मैं तुम्हारे मोम डैड का श्राद्ध करूँगा। भले ही अब तुम्हारे मोम डैड हमारे बीच न हो, पर वो जहाँ भी हों उन्हें भी तो पता लगे कि उनकी बेटी ने उनके लिए कितना अच्छा दामाद ढूंढा है। अहान के शब्द सुनकर मयूरी का दिल खुश हो गया था, पर तभी उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना तो कोई इनसे सीखे, पर चलो जाने दो। कम से कम अहान ने मेरे मोम डैड के श्राद्ध के लिए तो कहा, मैंने उन्हें माफ़ किया। फिर वो सूजल की तरफ देखते हुए बोली, नरेंद्र त्रिपाठी ने मेरे डैड की जगह पाने के लिए ही उनकी जान ली थी, पर जब तक उसके पास त्रिपाठी फैमिली की वो मोहर नहीं होगी तब तक वो त्रिपाठी फैमिली का रियल हेड भी नहीं बन सकता। और तुमने अभी जस्ट मुझे बताया कि पप्पा जी ने वो मोहर मुझे दी थी, तो वो मोहर अब कहाँ है? मयूरी के लिए इस मोहर का होना बहुत ज़रूरी था और नरेंद्र त्रिपाठी भी अहान के होते हुए मयूरी को हर्ट नहीं कर सकता था, पर वो भी आगे तभी कुछ कर सकती थी जब उसके पास उसकी वो ख़ानदानी और पुश्तैनी मोहर हो। उसकी बात सुन सूजल बोली, वो मोहर मेरे अपार्टमेंट में है। नरेंद्र त्रिपाठी को ये बात अच्छे से पता थी कि वो उस मोहर के बिना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने पप्पा जी की जान तो नहीं ली, पर उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया था और पूरी दुनिया को यही बताया कि वो बहुत बीमार रहते हैं। अब वो मोहर सिर्फ मयूरी को ही त्रिपाठी फैमिली में उसकी जगह वापस दिलाने के लिए ज़रूरी नहीं थी, बल्कि पप्पा जी की जान बचाने के लिए भी ज़रूरी थी, क्योंकि मोहर नरेंद्र के हाथ लगते ही वो पप्पा जी की जान ले लेता। सूजल भी उस मोहर को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने वो मोहर पहले ही संभाल कर रख दी थी। उसकी बात सुन मयूरी हैरान होकर बोली, क्या तुम्हारे अपार्टमेंट में? तो क्या वो मोहर तुम्हारे पुश्तैनी घर में नहीं है? उसने ऑलरेडी सूजल के अपार्टमेंट को अच्छे से चेक कर लिया था,
पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला था। वहीं सुजल के पुश्तैनी घर के तो इतने सारे राज थे कि उसके अंदर जाना भी मुश्किल था। इसलिए मयूरी को यही लगता था कि शायद वो पुश्तैनी मोहर वहीं रखी होगी, और शायद नरेंद्र को भी यही लगा होगा, इसलिए उसने सुजल के पुश्तैनी घर पर नज़र रखी हुई थी। पर इससे पहले सुजल आगे कुछ कह पाती तभी सुदेश बोला, पूरी रात जगने के बाद अब सुबह हो चुकी है, क्या आप लोग बिना कुछ खाए ही वो पुश्तैनी मोहर लेने के लिए जाना चाहते हैं? मुझे तो बहुत भूख लगी है, भूख के मारे चूहे मेरे पेट में कूद रहे हैं। उसकी बात सुन सुजल ने उससे कहा, ओ बधाई हो, सुबह हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। कहते हुए उसने सुदेश को पीछे धकेला, जो उसके कंधे पर सिर रखकर बैठा था। फिर वो बोली, अगर तुम सोना चाहते हो तो तुम यहीं रायज़ादा मैंसन में रुक सकते हो, या फिर अपने असिस्टेंट से कहकर वापस चले जाओ। नहीं, मैं वहीं जाऊंगा जहाँ तुम जाओगी, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, तो सोने की तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर उसने सुजल को एक गिलास पानी पकड़ा दिया और कहा, इतनी देर तक लगातार बोलते बोलते तुम्हारा गला सूख गया होगा, लो पानी पी लो। सुजल उसे कहना चाहती थी कि उसका त्रिपाठी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे उसके साथ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर वो उसे कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वो वही करता जो उसे करना होता था। कुछ देर बाद जब वो लोग जाने को तैयार हुए तो सुजल को सुदेश कहीं दिखाई नहीं दिया, पर अगले ही पल सुदेश किचन से एक खाने का पार्सल लेकर आया और अहान की तरफ देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा, रायज़ादा मैंसन का किचन स्टाफ बहुत बढ़िया है, उन्होंने इतने कम वक्त में इतनी टेस्टी खाना पैक भी कर दिया। सच में अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं सुजल के साथ यहाँ ज़रूर आना चाहूँगा। उसके बाद वो सब लोग बाहर आ गए। पूरे रास्ते मयूरी ने अहान से ज़्यादा बातें नहीं की, क्योंकि वो अपने अतीत का सच जानकर काफ़ी दुखी थी। वो लोग रायज़ादा मैंसन से सुजल के अपार्टमेंट पर जा रहे थे। मयूरी ने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था। अहान ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, उसने बस उसे अपने कंधे पर सिर रखकर थोड़ा आराम करने को कह दिया। पूरे रास्ते कार में सिर्फ सुदेश की ही आवाज़ आ रही थी।